प्लान बेकार का प्लान बनाते हैं कि साहब आपको लाहौर मार्टर्स मेमोरियल्स, ये कौन सा प्लान है? ये फैज़ हमीद की सोच के बारे में क्या बताता है? कितने ये जो ड्रीमर्स थे, इमरान ये लाएगा तब्दीली लाएगा, उनका सोचिए क्या हुआ? देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन दैट नेशन। तो मेरे को तो दया आती है अभी। आई मीन फेलिंग दे आर टेक्निकल टर्म्स। यू आर 1 वीक फ्रॉम डिफ़ॉल्ट। आई एम टोल्ड कि भाई वो डिफ़ॉल्ट और छोड़ दो, टेक्निकल है, अंदर लोगों ने कर्जा देना बंद कर दिया। आई सी देयर इज़ अ पैटर्न टू इट। 1967 नाथुला, 71 there may be no direct connections. Sumundrong Chu, Rastax, Doklam, Pulwama. So Pakistan is best described in an English word. They are the pest. The actual threat is China, but this pest never allows you to look seriously at the threat. So Pakistan, in my view, has to see from that. Otherwise, Pakistan की GDP क्या है? about Bombay Stock Exchange से भी कम। We have challenges of a different kind, of an exciting kind. जैसा विकसित भारत बनना है, विश्व गुरु बनना है, we must secure India's rights. But we are not wasting our time in these. Pakistan Army should know this कि भाई बड़ी चीज़ें हैं करने के लिए national security में. Don't waste your time in controlling tehsildars and inspectors, and that is not what wise army should do. 67 Nathula. First time he showed that the Chinese are not 6 feet tall. अगर 150 हमारे मरे, 300 उनके मरे. He opened artillery fire. Nathula is with us because of Sabat Singh. He was a very competent army commander. बने नहीं बने रहते हैं. People grace resigned and went. इनकी तरह नहीं कि वही आसिम मुनीर. Look at the whole comparison. Yeah. I don't know whether I should use that expression Raja Bhoj. पता नहीं सही expression है कि नहीं. श्रेणी ही अलग है, दर्जा ही अलग है. That signing of that surrender document, Jinnah's Pakistan came to an end because Jinnah's Pakistan was East Pakistan. Yes, the civilian is right even when he's wrong. The civilian has a right to be wrong. मतलब civilian हम हर हालत में सही है. Post economy, we are the geopolitical toast. Everybody wants us. Economy is doing reasonably well. बड़ी चीज़ें हमारी अच्छी हो रही है. We must guardrail our rights. जो अमृतकाल की जर्नी है, we should not let it get disfigured by the national security crisis. Look at Imran Khan, hubris. So Imran Khan will be red line for the nation. You touch me और देखो मैं क्या करूँगा. What has happened to him? Today he is being told, please leave the country. जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव. आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला. हमने एक 2 महीने पहले एक वीडियो भी किया था, एक इंटरव्यू चाइना के ऊपर, जिसका था मास्टर क्लास ऑन चाइना. आप लोगों ने देखा, बहुत पसंद किया. आज हमारे साथ सर फिर से हैं. आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस हिम अगेन बिकॉज यू ऑल ऑफ यू नो ही हैज़ बीन अ कोर कमांडर एंड ही हैज़ बीन अ वेरी सीनियर कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी. और अभी यूपीएससी के मेंबर हैं एंड ही इज़ क्रिएटिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, very good bureaucrats. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग अगेन. और सर मेरा पहला जो सवाल है, आप कोर कमांडर रहे हैं. आपने भटिंडा में जो अपना इंडियन आर्मी का स्ट्राइक कोर है वो आपने कमांड किया है. वहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक लाहौर में भी एक कोर कमांडर का घर है जिसको कि 9 मई को जला दिया गया. सो मतलब एज अ कोर कमांडर यू हैव बीन वेरी नियर टू दैट प्लेस. तो आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी कोर कमांडर के घर में कोई इतनी आसानी से घुस सकता है? एंड वो भी ज़्यादा नहीं, मतलब कोई हज़ारों की तादाद में लोग नहीं थे. Some 50 to 60 odd people वो आराम से घुस गए, उनके यहाँ से मोर उठा के ले गए. मैंने कहा कि वो कोर कमांडर थे या मोर कमांडर थे, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया बिकॉज देयर वर सो मेनी पीकॉक्स इन हिज हाउस, सम वेरी रेयर वेरी ब्यूटीफुल वंस. कोई उनकी फ्रिज से कोरमा उठा के ले गया, कोई स्ट्रॉबेरी लेके गया. सो इज़ इट पॉसिबल कि 50-60 लोग जो है वो घुस जाएँ? नहीं तो हरगिज़ नहीं. अभी तो सारी कहानी बाहर आ गई है. हरगिज़ नहीं. पर उससे पहले वैभव, आपके डिफेंसिव ऑफेंस के दर्शकों को मेरा नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं. इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी बैक. थैंक यू सर. और देखिए, ये जो द कोर कमांडर्स हाउस इज़ अ गुड वे टू डिस्कस कि भाई जो पाकिस्तान के असली मसाइल हैं क्या, उनकी परेशानियां हैं क्या. अब 9 मई के बाद बड़े डिस्कशंस हो रहे हैं इस पर. अनेक दृष्टिकोण हैं. मैं आपको अपने दृष्टिकोण से बताता हूँ. मेरे समझ में जो बुनियादी मिसाइल, 9 सितंबर was the symptoms of a larger disease. लक्षण 9th May. 9th May, sorry. Yes. 9th May was the symptoms of a larger disease.
वो लक्षण थे जो एक बहुत गहरी बीमारी है पाकिस्तान में। अब वो बीमारी क्या है मेरे समझ में, वो बुनियादी बीमारी जो उनकी इस पाकिस्तानी सियासत में वो है, वो उनकी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के बीच में। और देखिए, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने देखा अभी यूएस में भी जो पिछले इलेक्शंस हुए थे और जब ट्रंप ने वो इलेक्शन नहीं माना, सो इवन द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स वाज क्लोज टू अ क्राइसिस। इफ मिली हैड नॉट इंटरवीन्ड, वहाँ भी क्राइसिस थी। तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। और मेरी समझ में ये जितने भी 9 मई की जो हादसा हुआ, जो गतिविधियाँ थी उस दिन की, और जो उनकी लंबी समय से जो उनकी सियासत में खामियाँ इससे ताल्लुक़ रखते हैं। इस पे ज़रा 2 मिनट लगाते हैं। अब सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का एक से कहते हैं मूल सिद्धांत है, जो एक सिविल मिलिट्री रिलेशंस के एक क्या कहें विद्वान है, पीटर फीवर। सी व्हाट ही सेज इन अ डेमोक्रेसी the civilian is right even when he is wrong. The civilian has the right to be wrong. और सिविलियन कौन है? पॉलिटिकल प्रिंसिपल। अब विवाद होंगे, अनेक दृष्टिकोण होंगे, सिविल मिलिट्री प्रॉब्लम्स होंगी, अनेक अक्सर जब एक राष्ट्र या एक जैसे डेमोक्रेसी अपने शुरू के पलों में होता है या इन इट्स इनिशियल ईयर्स, often the politicians are not sophisticated, they are not mature. उस सिलसिले में ये प्रिंसिपल बनाया गया कि जब वो गलतियां करें, they are right. Your option is only to salute and obey. अब एक बार आपने इसको मान लिया, जैसे भारत में हमने इसको मान लिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना फिर मिलिट्री का दर्जा खत्म हो गया। जैसे मेच्योरिटी आती है रिलेशनशिप में, सिविल और मिलिट्री कंपोनेंट्स के बीच में बातचीत होती है, डायलॉग होता है, और दोनों मिल के ये देखते हैं कि भाई राष्ट्र हित में क्या होना चाहिए। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान आर्मी है, उसने कभी किसी सिविलियन को इतना मौका ही नहीं दिया कि वो स्टेट्समैन के रूप में उभर सके। दे डिड नॉट एवर लेट द पॉलिटिक्स फ्लो। अब जैसे आपको मिसाल देते हैं, लेट्स गो सी जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। ही अरेस्टेड द आर्मी चीफ एंड द एयर चीफ। इनफैक्ट जब जुल्फ़िकार, लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान में कभी नीचे से कू नहीं हुआ। इट वॉज नॉट अ कू, बट 1971 के बाद जो वहाँ CRT थे, एंड ही वेंट टू जनरल गुल हसन एंड सेड कि भाई साहब इनको निकालिए यहिया खान से। यहिया खान वाज टेकन आउट एंड भुट्टो केम एज अ पॉलिटिकल लीडर। बट फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनको, दे डिडंट लेट हिम फंक्शन एज अ पॉलिटिकल लीडर। और भुट्टो का क्या हुआ, वही कहानी। आप पहले, अच्छा उससे पहले भुट्टो वॉज ब्रॉट इन बाय द आर्मी, ही वॉज अ फेवरेट ऑफ द आर्मी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट भुट्टो, प्रोजेक्ट नवाज, प्रोजेक्ट इमरान खान, इस पे 2 मिनट। अयूब खान को डैडी बोलते थे तो अब ये प्रॉब्लम ये है, यही है। तो इनकी जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है उसमें एक अल्लड़पन है। जैसे कहते हैं पूरे जो इमरान खान के साथी थे उनको भी यूथिया बोलते थे। अल्लड़पन, विवेक नहीं है, दानिशमंदी नहीं है, देयर वाज नो मैच्योरिटी इन दिस होल थिंग। और ये लंबा सिलसिला है। तो भुट्टो, उसको भी NRO देते हैं, भाई साहब आप टर्की चले जाओ। ही डिक्लाइंस दी NRO, इससे मैं यहीं रहूँगा और जैसे पाकिस्तान में कहते हैं मैं इतिहास का एक हिस्सा बनूँ, आई विल नॉट गो। बट उसको भी लाए NRO। नवाज की जो कहानी है, दैट इज इवन, आपने देखा होगा, इट्स इवन मोर एंटरटेनिंग। एक उनके पुराने कॉमर्स मिनिस्टर हैं मियाँ जाहिद सरफराज, वो बताते हैं कि वन डे ही वेंट टू जनरल जिलानी वहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी थे और मैं क्या से बाद में गवर्नर थे। तो जनरल गिलानी ने उनको ब्रेकफास्ट ऑफर किया। अभी देखिए ब्रेकफास्ट की कहानी, इट्स नॉट अबाउट द ब्रेकफास्ट, इट्स अबाउट नवाज। तो वो कहते हैं कि वो कह रहे थे कि साहब शरबत ले लो। मैंने कहा नहीं, शरबत नहीं चाहिए। तो जो भी ब्रेकफास्ट आया, तो ही से मैंने अपना मन बदला, मैंने कहा भाई शरबत मंगा दो। तो जनरल गिलानी ने बोला, आवाज़ लगाई, बोला नवाज। एक नवाज निकलते हैं पीछे से, अच्छी सफ़ेद सलवार कमीज़ में, और ये वही नवाज शरीफ। ही से नवाज ज़रा अंदर जाके बताओ कि शरबत चाहिए। और 2-3 साल बाद इसी नवाज शरीफ को इनके बीच में ये बात हो रही होती है भाई कि किसको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए पंजाब का। तो एक जनाब थे मलिक अलहयार, उसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं साहब ये पुराने सियासतदान हैं, ये अच्छे हैं, पर हमको मुश्किल करेंगे। पाक आर्मी कह रहे हैं तो इसको मत बनाइए। तो कौन बनेगा? वही नवाज जो
जो शरबत लाया था, तो नवाज़ को बुलाया जाता है। तो मैंने सुना नवाज़ उन दिनों उस समय क्रिकेट खेल रहे थे लाहौर में, तो उसको बुलाते हैं और जनरल जिलानी कहते हैं वो इनकी एक फैक्ट्री थी इत्तेफाक फाउंड्री जो इनके फादर की थी, अभी भी है, अभी भी होगी। तो उससे कहते हैं कि नवाज़ आप क्या देखते हैं इत्तेफाक में? उसने कहा मैं फाइनेंस देखता हूँ। कहते थे फाइनेंस मिनिस्टर। नाउ सी पाकिस्तान आर्मी की ये जो ह्यूब्रिस है कि भाई हम इनको लाएंगे, ये हमारा काम करेंगे, फिर पाक आर्मी को भी आप, नवाज़ को भी आप NRO देते हैं, निकल जाते हैं। फिर इन पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ को मेरे क्या अकल आई और उन्होंने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया और कहा कि भाई हम मिलजुल के बात करेंगे। अब पाकिस्तान आर्मी ने कहा अच्छा ये जो इसे कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, नज़रियाती सियासत, उसको उभरने नहीं देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये दो, ये तो फिर मुश्किल करेंगे। तो साहब कौन है हैंडसम क्रिकेटर, उसको ले आओ। तो ये जो आप में बेसिक ह्यूब्रिस है कि साहब मैं एक ले आऊँगा और वो देश चलाएगा, मैं पीछे से चलाऊँगा। बताइए दुनिया में कौन सी फ़ौज इस तरह की प्लानिंग करती है? बेकूफ़ी। आई मीन और मेरा आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। आप IK को ले आते हैं। अब IK इज़ इवन अ बिगर प्रोजेक्ट। भाई हैंडसम है, द टोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, और वो खुद ही कहते हैं साहब मैं यूरोप को सबसे बढ़िया समझता हूँ, अमेरिका को सबसे बढ़िया समझता हूँ, और उसको आप लाते हैं विद इस्लामिक टच। हाँ वो भी है इस्लामिक टच। तो आई थिंक वो मैंने भी कहीं सुना है वीडियो में कि जब वो बोल रहे होते हैं किसी ने somebody is whispering to him his aid, कासिम सूरी की सर थोड़ा इसमें इस्लाम, आई मीन सो देयर इज़ नो डेप्थ टू देयर पॉलिटिक्स। एक जैसे कहते हैं ना ठहराव, एक गहराव, वो है ही नहीं उनकी पॉलिटिक्स में। अब फॉर अ प्रोफेशनल आर्मी टू थिंक दैट दे कैन रीस्ट्रक्चर पॉलिटिक्स, क्रिएट पॉलिटिक्स, अपने आप में बेवकूफ़ी है। तो मेरे को तो दया आती है पाकिस्तान आर्मी में कि उनकी सोच क्यों गिरी हुई, इतनी गिरी हुई है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में और बड़ी चीज़ें हैं करने को, अच्छी चीज़ें करने को। क्या अब IK कोई कहता है कि ही वॉज दैट वायरस, उन्होंने बड़े वायरस तैयार किए, ये वायरस लेबॉरेटरी से निकल गया, ही टर्न्ड आउट टू बी दैट वायरस। एंड उसको अब तक, बट ग्राउंड पे क्या होता है कि ही इज़ एक्चुअली पॉपुलर, उसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना वो मकबूलियत को कबूलियत में तब्दील नहीं कर पाए, ही वॉज वेरी पॉपुलर। और इस देवर सम जेन्युइन, जिसे कहते हैं इमरानदार जनरल्स, इमरानदार जजेस। और जब इसने देखा कि भाई मेरी इतनी मकबूलियत है, बट इन दी नॉर्मल प्रोसेस, अच्छा जब इसको लाए, एक उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी है सलीम साफ़ी ने, ही सेज कि तब्दीली आई या तब्दीली लाई गई, सो दे ब्रॉट चेंज। फिर तब्दीली उल्टी पड़ गई। उल्टी क्यों पड़ गई? बिकॉज ही प्रूव टू बी सच अ बैड एडमिनिस्ट्रेटर। फॉरेन पॉलिसी में वो MBS नाराज, सब देश आपसे नाराज, तब्दीली गले पड़ गई। हाँ तब्दीली गले पड़ गई। और अब अभी ये है द थर्ड बुक इज तब्दीली गले, पहले तो उल्टी पड़ गई। उल्टी इस उसमें कि भाई दे वांटेड हिम, आई बिलीव जनरल बाजवा used to keep going to him, others would go to him कि ये क्या कर रहे हो आप अर्थव्यवस्था में, विदेश नीति में। He was taking all kinds of decisions which were not अभी भी वो बात कर रहे थे कि मेरी क्या ड्रीम है, पाकिस्तान स्कीइंग कैपिटल बनेगा। अरे स्की कैट बनेगा तुम बेसिक। सो समथिंग रॉन्ग इन दिस होल प्रोजेक्ट। अब जब उसने देखा कि भाई आई एम कमिंग नाउ टू दिस कोर कमांडर्स हाउस, तो नाउ सी फॉर हिम टू बिलीव, नाउ दिस इज अनदर थिंग जो मेरे तो समझ में आती नहीं है कि साहब आप फैज़ हमीद से मिलते हैं। फैज़ हमीद वॉज कुड हैव बीन द चीफ। फैज़ हमीद की ये सोच है, ही इज़ टेलिंग कि सर हम ये साजिश कर देंगे और ये 2-3 कोर कमांडर हम अटैक करेंगे और या तो वो फायर करेंगे और वो होगा, देन वी विल रीच आउट टू द चीफ ऑफ, क्या नाम है उसका, शाहिद मिर्ज़ा, चीफ ऑफ शाहिद शमशाद मिर्ज़ा, और वो आ जाएंगे, आसिम मुनीर बाहर होंगे। जैसे कोई सड़कों पे कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, मतलब 2 टके की प्लानिंग, उस टाइप की प्लानिंग साहब आप कर रहे थे इमरान खान। और ये अब अच्छा उसमें जजेस भी शामिल हैं, आई बिलीव उमर अता बंदयाल, हाँ वो भी शामिल थे। नाउ बिग वरी ऑफ इमरान, इसमें गलती क्या हुई उनसे कि आसिम मुनीर को जब उन्हें DG/ISI से हटाया, whatever reason, I believe he told him that भाई करप्शन हो रहा है, आपकी ये बेगम भी उसमें, बुशरा बीबी वो भी उसमें शामिल है, he didn't like it। अब जब उसको निकाला और वो चीफ बना, उसने देखा भाई मेरे 2 प्रॉब्लम थे, एक आसिम मुनीर और एक जो नेक्स्ट जज है फ़ाइज़ ईसा,
Faiz Issa, I'm told, is a well-read constitutional judge. इसको तो पटवारी जज बोलते हैं उमर बंडियाल को. तो वेल रेड जज. तो सितंबर तक उसके पास ये था. एंड सितंबर में ऑल्सो अलवी वाज गोइंग आउट. जो उनके जो थर्ड उनके जो साथी थे. तो ये जल्दी थी सितंबर की. तो इनका ये पूरा प्लान था. नाउ इट्स क्वाइट एविडेंट. अब देखिए प्लान में पीपल लाइक खदीजा खान शाह, द पाकिस्तानी एलीट. आई मीन इसके क्या मतलब, जैसे वही दोबारा वही शब्द है अल्लड़. सर elite is always very smart, elite is very subtle, elite is not like they are like hooligans, like elites are not like Khadija Shah. अभी उसमें हुआ क्या कि मैंने सुना है ये जो फयाज घानी थे, his wife was a big fan of इमरान, जैसे कि वो चीफ जस्टिस की सास. अब ये these are सलमान गनी के, सलमान फयाज गनी. एंड ये तो इन्होंने और एक दो कोर कमांडर से आई बिलीव जिन्होंने आसिम मुनीर किसी कॉन्फ्रेंस में बोला कि सर हम फायर नहीं खोलेंगे. चलो वो भी ठीक है. बट द फैक्ट इज़ कि जब एक पुराना एक वो जो पीटीआई का वर्कर है जिसकी डेथ हो जाती है, क्या नाम है उसका, वही लाहौर में अली फजल और समथिंग. अली फजल की डेथ हो जाती है. तो अली फजल की डेथ के बाद वहाँ पे यही कुछ अनरेस्ट होता है. और वो कैंटोनमेंट में जब रिस्पॉन्ड करते हैं जिस तरह से फ़ौज नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट डे ही एडमॉनिशेस देम कि क्यों किया ये सब, ये वो. नाउ ऑन 9th में जब ये दोबारा होता है, सो पीपल आर इन 2-3 minds. And then I am told that the orders come, Asim Munir passes orders to him कि you take care of. और जब ये again he dithers or he tries to dither, they sack him immediately. And when they sack him, Asim Munir immediately reaches out to Shahid Shamshad Mirza, and Shahid Shamshad Mirza says नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ. एंड नाउ ऑर्डर्स आर पास टू हिज सबॉर्डिनेट्स जो जीओसीज थे वहाँ के कि आप इनकी कोई हुक्म नहीं लेंगे. उस कन्फ्यूजन में ये लोग आते हैं. और बट द पॉइंट इज़ नॉट दिस. द पॉइंट इज़ कि आप इतना प्लान, बेकार का प्लान बनाते हैं कि साहब आपको लाहौर मार्टर्स मेमोरियल्स, ये कौन सा प्लान है? ये फैज़ हमीद की सोच के बारे में क्या बताता है हमको? This kind of plan, मेरे को तो समझ में नहीं आता what kind of plan. और इमरान actually thought that he will breach the institutional edifice of the Pak Army and create problems. That didn't happen. अभी जो पूरी जो सोच है इनकी ना, जो सियासत, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, तो बार बार घूम के सुई वहीं पे आती है. एंड द पॉइंट्स आर टू कि भाई आप सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के जब तक ये बुनियादी उसूल को नहीं मानेंगे, ये दोबारा वही होता रहेगा. फिर प्रोजेक्ट बनेगा. अभी मैंने सुना कल शाम को शायद कुरैशी हैज़ गॉन टू हिम एंड ही टोल्ड हिम, जो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है कि आप या तो जाएं, एक माफ़ी मांगें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जाएं, बाहर जाएं, और यू फेस द कोर्ट्स. सो मेरे समझ में दे आर 3 players, और तीनों जो हैं उतने ही दोषी हैं, उतने ही बेवकूफ़ है. पाक आर्मी, पॉलिटिशियन नवाज़ का हाल बता दिया मैंने आपको, वही हाल इमरान खान का. इमरान खान वॉज अ मोर हैंडसम वर्जन ऑफ, बट बेसिक सोच तो वही थी. अब जुडिशरी ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. जो जस्टिस मुनीर थे, जो अयूब का कूड जस्टिफाई किया था, ही सेज, नाउ दैट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, बट बात वही है. ही सेज व्हेन रेवोल्यूशन इज सक्सेसफुल, इट जस्टिफाइज द टेस्ट ऑफ एफिकेसी. in itself becomes a law creating fact. A wonderful judiciaries to justify your coup. अच्छा, नाउ यू कट. नाउ उमर बंडियाल साहब उनको गुड मॉर्निंग कह रहे थे, गुड लक कह रहे थे, इशारों में बता रहे थे लाहौर कोर्ट को कि इनको सब में बेल दे दो. अब जब आपकी जुडिशरी की ये सोच है, जब आपकी पॉलिटिशियन की ये सोच है, और आपकी आर्मी की ये सोच है, आर्मी की, तो देश का क्या होगा? सो आई मीन इट्स अ ग्रेट कॉकटेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉकरी, इकोनॉमिक ruin and social instability. But the most worrying thing is not instability. You look at the hollowness in society. जो समाज में जो एक खालीपन है, भाई जितने ये जो ड्रीमर्स थे, इमरान ये लाएगा, तब्दीली लाएगा, उनका सोचिए क्या हुआ. देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन दैट नेशन. तो मेरे को तो दया आती है भाई. आई मीन फेलिंग, दे आर टेक्निकल टर्म्स. यू आर 1 week फ्रॉम डिफ़ॉल्ट. आई एम टोल्ड कि भाई वो डिफ़ॉल्ट तो छोड़ दो, टेक्निकल है, अंदर लोगों ने कर्जा देना बंद कर दिया है. So that whole सिस्टम जो चलता है अंदर से ऑफ लोन, दैट इज स्टॉप. यू आर इन डिफ़ॉल्ट और आप मतलब कारनामे ये कर रहे हो. सो
the Corps Commander's house or that memorial is just a symptom of this very large disease. They have still not been able to set it right. This does not mean they don't have some wise people. हैं लोग, but उनकी लोग सुनते नहीं हैं. In fact, even in the army जो वैसे बड़ी criticize करते हैं, एक आप जनरल तारिक खान को सुनो, एक जनरल तारिक खान, he is a sensible voice. Yes. He's been saying कि भाई कैसे पाकिस्तान आर्मी सुधर सकता है कि आप जो CGSC हैं उनको पावरफुल करो. Don't give him troops, make him powerful, and the people who have troops take authority away from them ताकि coup ना हो पाए. So there are all kinds of suggestions. अगर पाकिस्तान आर्मी खुद उससे, और एक और देखिए पाकिस्तान आर्मी में because we keep studying the Pak army इनके बारे में, they say that we are the guardians of the ideological and political frontiers. बेवकूफ़ी की बात है. No army can be guardians of the ideological frontiers. If you try and be guardians, ये होगा. So you have to modify your ambitions and do what you are supposed to. Secure the state, make it so secure so that it can prosper. जो हमारी philosophy है. अगर आप ये करें तो, but they are wasting their time. So much good for us. सर ये हमेशा कहते हैं कि जो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, दैट इज़ वेरी लीथल फॉर इंडिया. There are enough people in our country also to propagate this, and they often say कि अगर पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी तो it will have a spillover effect on India, and India will have its own national security challenges because of that. How much do you agree with it? मतलब आप इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं कि अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ तो हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम होंगी? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि वी मस्ट, हमें अपने नज़रिए से देखना चाहिए कि हमारे नज़र से हमारी चुनौतियाँ क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा की के क्षेत्र में. तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि द प्राइमरी थ्रेट इज़ चाइना. इट्स अ सीरियस थ्रेट. वी मस्ट लुक एट इट. पाकिस्तान से देखिए फ़र्क क्या पड़ता है. पाकिस्तान से फ़र्क ये पड़ता है कि जब भी हम कोशिश करते हैं कि भाई हम चाइना पे कड़ी नज़र रखें, मजबूती लाएं, इधर कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो बाय डिज़ाइन और बाय कोइंसिडेंस, बट इट कॉजेज अ प्रॉब्लम. आई टेल यू कैसे. ये जो ऑपरेशन रीबैलेंसिंग हमने अभी की है गलवान के बाद, ये 2006-07 में हो जाती. पूरा प्लान था. 26/11 हो गया. अब जब 26/11 हो गया और इतनी बड़ी चीज़ वहाँ पे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मुश्किल हो जाता है कि साहब आप फोर्सेस इक्विपमेंट को यहाँ से लेके नॉर्दर्न बॉर्डर में डालें. इट डिलेज इट. नाउ सी देयर इज़ अ पैटर्न टू इट. 1967 नथुला, 71. There may be no direct connections. Sumandrong Chu, Brastax, Doklam, Pulwama. So Pakistan is best described in an English word. They are the pest. The actual threat is China, but this pest never allows you to look seriously at the threat. So Pakistan, in my view, has to see from that. Otherwise, Pakistan की GDP क्या है? Bombay Stock Exchange से भी कम है. So there's nothing seriously to worry. But this, and of course, what जो वो कर सकते हैं जो सालों से वो कश्मीर में कर रहे थे. बट सी कश्मीर में जो हमने अब किया है, जो इनकी फाइनेंशियल नेक्सस ब्रेक की है, जो बाकी इनका नेक्सस ब्रेक किया है, उससे ही इज़ ऑन द बैक फुट. अभी वो बात नहीं है. सो पाकिस्तान टू मी इज़ नॉट, आई डोंट थिंक इज़ द प्रॉब्लम. बट सी जो हमारी जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्चिमी सीमाएँ हैं एंड बियॉन्ड वेस्टर्न होराइजन्स, उसमें देखिए क्या मुश्किल होगी. एंड दैट इज़ व्हाट आई विश टू फोकस ऑन. यू लुक एट द नेक्सस विच इज़ डेवलपिंग. जो जियोपॉलिटिकल स्पेस यूएसए ने खाली की है, उसमें देखिए क्या है. पाकिस्तान, तालिबान, चाइना, ईरान, टर्की. Turkey is a serious threat. It is rewriting the geopolitics of Asia. Drones, equipment, very strong bonds with. एक तरफ वो है. और पाकिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ी और जैसे मान ली वो अफ़गानिस्तान की तरह बना, तो देखिए ये जो TTA, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान, TTP, JEM, LET, लबैक, तो ये जो टेरर आउटफिट्स हैं और ये जो एक नेक्सस है, इनमें अगर तालमेल हुआ तो वेस्टर्न होराइजन्स में प्रॉब्लम है. सो सिक्योरिटी में यू हैव टू लुक 10-15 years. सो व्हेन आई लुक एट द वेस्टर्न होराइजन्स, इट इज़ नॉट पाकिस्तान विच वरीज मी, बट ऑल दीज थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड पाकिस्तान. सो वेस्टर्न होराइजन्स पर भी तवज्जो देनी चाहिए. दैट इज़ माई व्यू कि भाई चाइना प्राइमरी फोकस, पाकिस्तान इस नज़रिए से. एंड वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम टुडे. वी हैव टू टर्न टू द सीज. All the opportunities lie in the seas. The threat is all, the Chinese threat is also coming from the seas. So Pakistan has to be seen in that context. It remains a pest. अब जो मैंने सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की बात की, उससे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा. सिविल मिलिट्री पाकिस्तान में तो अल्लड़पन है. In our case, we have sorted the first thing out. Civil military relationship is fine.
What we now have to do is civil military fusion, जो चाइना, USA, टर्की ये सब कर रहे हैं. Once all countries, once they overcome their initial problems, they combine civil military components so well. Silos collapse कर देते हैं so that they together work to create national security capacity. उस पर कभी और बात करेंगे. So civil military problem उधर, we are over that. That we have been wise. But we have to be honest that we have to now fuse those capacities. अगर हमें विश्व गुरु बनना है, विकसित भारत बनना है, देखिए जो फौज है या जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एंटरप्राइज है, उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो चरित्र है और आकार है, कैरेक्टर एंड प्रोफाइल, जो हमारी फौज है उसका कैरेक्टर एंड प्रोफाइल इज़ टू सिक्योर अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी. अगर हम $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, सो द होल कैरेक्टर प्रोफाइल हैज़ टू चेंज. सो we have challenges of a different kind, of an exciting kind. Is our विकसित भारत बनना है, विश्व गुरु बनना है, we must secure India's rise. But we are not wasting our time in these. Pakistan army should know this कि भाई बड़ी चीज़ें हैं करने के लिए national security में. Don't waste your time in controlling tehsildars and inspectors, and that is not what wise army should do. So if in balance, that is the way I would like to put Pakistan, India and China in terms of. सर लेकिन ये अक्सर हम देखते हैं पाकिस्तानी जनरल्स हो गए या वहाँ पे जो थिंकर्स हैं जिनको दिफाई तजिया निगार कहते हैं, वो अक्सर एक चीज़ फेंकते हैं अपने आर्गूमेंट में. वो ये है कि अगर हम नहीं रहे तो ये जितने भी अफ़गानिस्तान में और ये पूरे रीजन में, पाकिस्तान में जितने भी ये मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, ये सारे के सारे इंडिया चले जाएंगे. वी आर द वंस हु आर गार्डिंग इंडिया. I mean, this is the argument that they give because we are here. तो हमने इनको रोका हुआ है. अगर हम नहीं रहेंगे तो ये सारे के सारे फिर वो सीधा नई दिल्ली पहुंचेंगे. So how much do you agree with it? And secondly, aren't we capable enough of handling all these folks? Very much. अच्छा, जो पहले जो पुराने दौर थे काउंटर टेररिज्म के, JNK में क्या अफगान टेररिस्ट नहीं आ रहे आते थे? उनसे नहीं निपटा क्या हमने? अच्छी तरह निपट गई. इंडियन स्टेट इज़ फार टू पावरफुल एंड सोफिस्टिकेटेड. ये सब चीज़ें से कोई अच्छा, किसने टेररिज्म को बढ़ावा दिया? पाकिस्तान आर्मी ने. तो फिर आप क्या कह रहे हो यार? यू वर द एबेटर्स ऑफ टेररिज्म इनटू JNK. यू थॉट दैट विल वर्क. वो भी काम नहीं. सो ये तो बिल्कुल आर्ग्यूमेंट. देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, जनरल आसिफ नवाज थे. हाँ, जिनकी ये खदीजा शाह जिनकी नत आसिफ नवाज वाज वन ऑफ द वाइजर जनरल्स. उनमें भी अच्छे लोग हैं. सी उन्होंने एक कमेंट दिया था. Somebody asked him कि sir, are you Nawaz's man? Nawaz Sharif, I think, was the prime minister. He said, young lady, when 500,000 people move at the wag of your finger, you are nobody's man but that of the Pak army and your own conscience. अब वो एक अच्छी बात है. He is saying that we have power. But मेरा उस पर टिप्पणी ये है कि साहब आपने उस पावर का किया क्या? That power should have been used to secure the state. Of course you have power. If you were a neutral arbiter. देखिए आज क्राइसिस में क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान में कोई न्यूट्रल आर्बिटर ही नहीं है. चीफ जस्टिस साहब बदनाम है, जुडिशरी बदनाम है, प्रेसिडेंट always politicking with him on a day-to-day basis. प्रेसिडेंसी में कोई न्यूट्रल आर्बिटर नहीं है. पाक आर्मी में भी न्यूट्रल आर्बिटर नहीं. आप साहब एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं. So the wisdom of Asim Nawaz has been wasted. You had that power, but what did you do with that power? In the जैसे कहते हैं दानिशमंदी या विवेक इसमें होता, that you use that power which most armies have to create security for your state and not to meddle in its politics. तो जो पाकिस्तान आर्मी, आप तारिक खान की सुनिए, अपनों की सुनिए. There be some sensible generals, even some sensible writers. Listen to Shuja Nawaz, हामिद मीर, कुछ लोग अच्छी बातें कहते हैं उन्हीं के बारे में. और सी मैनी ऑफ देम, मैं तो देखता हूँ इनके जो काफ़ी यूट्यूबर्स वगैरह हैं, दे आर क्वाइट ऑनेस्ट. वो तो कहते हैं कि साहब इंडिया इज़ फार बेटर इकोनॉमी, इट्स अ फार बेटर कंट्री, हमें उनकी तरह बनना चाहिए. तो वहाँ पे भी दे आर सम सेम वॉइस. बट ये आर्ग्यूमेंट कहना कि साहब हम हैं तो टेररिस्ट नहीं आते हैं, चलिए आप मेहरबानी कर दें, बट आप वो आएँ उनसे फिर भी निपट लेंगे. आई डोंट थिंक दैट्स अ सीरियस आर्ग्यूमेंट. नहीं तो वो अभी फिलहाल वो तुर्क और अरब बनने में बिजी हैं. आई मीन अ मैन लिविंग इन रावलपिंडी एंड फैसलाबाद इज ट्राइंग टू फाइंड हिज एंसेस्टर्स इन द अरेबियन पेनिनसुला, नॉट 2 kilometers अक्रॉस द बॉर्डर. कल्चरली हम
वी आर फार मच मोर क्लोजर टू देम, बिकॉज अगर आप देखें तो खाना पीना हो गया, ज़बान हो गई, पहनावा हो गया, एंड वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ 5000 ईयर्स. लेकिन वो हमसे नहीं जोड़ रहे खुद को. दे आर फाइंडिंग देयर एंसेस्टर्स इन बाबर, गजनवी, गौरी एंड ऑल, सलाउद्दीन अयूबी हु वाज अ कुर्द बाय द वे, नॉट. तो इनका सबका एक जो आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान का, एंड और ये सिस्टमेटिकली सर ये पाकिस्तान आर्मी ने ही तो डाला है ना, बिकॉज दे हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान सिंस डे वन. तो इनकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, इनकी टेक्स्ट बुक्स में जो कहते हैं ना एक फर्स्ट हिस्ट्री जो इंट्रोड्यूस की गई है कि पाकिस्तान वाज नॉट फॉर्म्ड इन 1947 बट इट वाज फॉर्म्ड व्हेन मोहम्मद बिन कासिम केम टू पाकिस्तान, टू सिंध. तो ही एंड व्हाई डिड ही कम? बिकॉज यहाँ पे कुछ औरतें थी जिन्होंने आवाज़ लगाई थी, एंड देन सो दिस काइंड ऑफ फैंटेसी विच इज़ सर्व, विच इज़ फेक. तो मतलब जनरेशन तो ऐसे ही निकलनी थी ना, फिर और क्या निकलना था इसमें से. एक तो ये जो आप कह रहे हैं ये भी दिस कुड बी अ रीज़न, बट सी देयर आर अदर रीजंस. आई ऑफन वंडर somebody as savvy a politician as Zulfikar Bhutto, he was a savvy politician. Why does he choose Ziaul Haq? और वो आप उस ऐसे आदमी को लाते हो, यू थिंक ही इज़ लॉयल. ही वॉज हिज मंकी जनरल ना. मैं तो ये यहाँ तक सुना है कोई कॉन्वर्सेशन है वेरी somebody says, मैं नाम भूल रहा हूँ, where he goes and meets him and Ziaul Haq is prepared to polish his shoes. And he just turned on him afterwards. So ये जो choices हैं इनकी, सी not respecting chain of command which in our country is respected. For कौन थे वो, आई थिंक हिम्मत सिंह जी एंड ऑल, व्हेन समबडी सेड कि भाई आप बन जाइए, सर व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, और से ठाकुर नत्थू सिंह, ही स्टूड अप टू प्राइम मिनिस्टर नेहरू. ठाकुर नत्थू सिंह क्या एक कॉन्वर्सेशन है जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू कह रहे थे कि ये जो लीडरशिप है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ही सेज कि ये थोड़े दिनों के लिए ब्रिटिश के सब पास रहनी चाहिए. सो नेवी एग्रीज, एयरफोर्स एग्रीज. नत्थू सिंह सेज नो, हमारे जो जनरल्स हैं दे आर एक्सपीरियंस्ड इनफ. थिमाया वगैरह के नाम लेते हैं. तो नेहरू कहते हैं नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस नहीं है. तो नत्थू सिंह टेल्स हिम, सर इन दैट केस व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस दैट यू हैव? नाउ ही हैज़ द गट्स टू टेल हिम एंड ही पेज द प्राइस. जो ये पॉलिटिकलिटी की बात है, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ. व्हेन वी मतलब पाकिस्तान में तो ब्रिटिश जनरल्स रहे काफ़ी टाइम तक आफ्टर इंडिपेंडेंस. यस रहे, बट हमारे यहाँ नहीं रहे. बट द पॉइंट इज नॉट दैट. द पॉइंट इज दैट नत्थू सिंह हैड द गट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस टू टेल प्राइम मिनिस्टर नेहरू, एंड व्हेन नेहरू वाज अ टाइटन. सो मैं इस पे कमेंट कर रहा हूँ. उधर आप यू थिंक यू चूज योर मैन, यू गो 8 डाउन 6 डाउन एंड ईच चैप्टर इज ऑन यू. सो ऑल दिस डजंट वर्क. ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के जो ये प्रिंसिपल्स हैं कि सिविल मस्ट रिस्पेक्ट द मिलिट्री मस्ट, इनफैक्ट दिस इज द होल साइंस, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, इन्होंने इसको वायलेट किया है. और जो अपोलिटिकलिटी है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उस पर बात करें, नहीं तो मैं अभी उस पर आई वांट टू से समथिंग. नहीं सर बताएं. अपोलिटिकलिटी देखिए, यू लुक एट दिस मानेक शॉ. देखिए मानेक शॉ को लोग समझते हैं ना बड़ा करिस्मेटिक था, सिर्फ देवानंद टाइप था. ही वाज अ वेरी सब्सटेंटिव पर्सन who has taken a lot of reverses in his stride. Look at his view on politicality. He says कि we are deeply politically conscious but consciously not politically committed. मतलब हम समझते सब हैं but we do not want to meddle in politics. It's a sacred commitment. It is a sacred commitment. There is always the temptation to flirt, you will get power. This is Manik Shah. And of course, before him, Field Marshal Karyappa and everybody. A politicality in the army Indian army is a sacred commitment. We know how foolish it is to get political. And how foolish it is, Pakistan Army has shown it, 9th May has shown it. You will be subjected to this humiliation. मतलब शर्मनाक हादसा है कि साहब आपके मार्टर्स मेमोरियल्स को टारगेट कर रहे हैं. See, do you want to instill fear or do you want respect? सर लेकिन एक चीज़ सर ये भी तो है ना, मतलब जो पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ बने आप पोस्ट इंडिपेंडेंस, अयूब खान ने कभी कोई जंग नहीं लड़ी थी. अगर वो किसी जंग में भी गए थे तो देवर ऑन अ क्लरिकल ड्यूटी, नॉट एक्चुअली फाइटिंग ऑन द ग्राउंड. उसके बाद हम देखते हैं याह्या खान एंड देन ज़ियाउल हक, ये जितने भी थे इनमें से किसी ने कभी कोई ऑन फील्ड कभी वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया हो,
इंडिया में जनरल करियप्पा, जनरल थिमैया, एंड आई गेस जनरल थिमैया वाज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी टू गेट टू द रैंक ऑफ अ ब्रिगेडियर, आई गेस. Yes, I think हाँ. so. And General Thimayya and General Manekshaw, he was war wounded also in the Second World War, in Myanmar, I guess. So हमारे यहाँ जितने भी आर्मी चीफ आते गए वो सारे के सारे उनके सबके पास वॉर का एक्सपीरियंस था, बैटल ग्राउंड में वो लड़े हुए थे. दे हैड कमांडेड यूनिट्स. तो बट ऑन द अदर हैंड उनके यहाँ अयूब खान, एंड अयूब खान वॉज द 5th in the seniority when he was made army chief. There were 4 more generals जिन्होंने actually participate किया था World War II में, but they were not made army chief. Ayub was handpicked, hoping कि he will do our bidding. तो सर ये जो प्रॉब्लम आज है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा, इसको लेकर के 4 महीने डिबेट चलती है, स्कीमिंग होती है, लॉबिंग होती है. मतलब एक बंदा नवाज शरीफ को लंदन में अपना प्रपोजल भेजता है, फैज़ हमीद ने भी भेजा था अपना प्रपोजल कि मैं सो इट्स मोर लाइक अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट रादर देन अब यहाँ पे कौन आर्मी चीफ बन जाता है, वो कब टेक ओवर कर लेता है, देश में किसी को पता भी नहीं चलता. सो ये फाउंडेशनल प्रॉब्लम है सर, डे 1 से. बिल्कुल कह रहे हैं. See, वहाँ पे भी they have been say good combat leaders, but those combat leaders have not risen to these positions. Yes. In our case, combat leadership has been prioritized. Yes. And people with combat experience have. So it is a matter of prioritization. वहाँ प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि साहब वो ISI में था, तो फिर आपको उसी टाइप के मिलेंगे. अब ये जो सज्जन हैं ये इसी टाइप की प्लानिंग करेंगे कि कोर कमांडर हाउस को कैसे मारना है. You should be looking, because I mean that really amazes me, because he was on the run for chief. And what if he had been the chief? Exactly. Now you see, where will he take the country to? Because the army chief, CDS and all, they have to function in the strategic military realm. वो जो अपोलिटिकलिटी की बात थी ना, जो हमने उनके सियासतदानों की बात की ना, look at the maturity of a politician. जब मैं NDC कर रहा था, मेरे को याद है अरुण जेटली साहब आए थे बात करने के. अरुण जेटली was the opposition then. He was not in power. किसी ने उससे पूछा political loaded question. See how he answered it. He said कि anywhere else I would have answered it differently, but here I will be cautious. So मैं Manekshaw साहब की बात कर रहा था, Field Marshal Manekshaw, and look at Mr. Jaitley's. So he was symbolic of the larger political sagacity of our politicians never to drag the army into politics. So it is both ways. उधर भी अकलमंदी, इधर भी sagacity. That in Pakistan, I think, has been lacking on both. In both. Imran Khan. How can you say that? Because this sagacity, because the leadership भी तो इन्होंने ही मैन्युफैक्चर किया ना. मतलब वो sagacity भी तो जब आप ग्राउंड लेवल से आते हो, स्ट्रगल करके आप ऊपर आते हो, अगर शरबत परोसने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, अब अगर ऐसे लोग अगर पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पे, सर वो sagacity तो तभी आएगी ना जब नेचुरल लीडरशिप आएगी ऊपर. ये सारी की सारी प्लांटेड लीडरशिप है. अभी नई वो जहांगीर तरीन की भी नई पार्टी बन रही है, ठीक है. उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा, मेरा विचार ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने, और बाय पाकिस्तान आर्मी, दी आर्मी, जुडिशरी, इनकी जो इसको एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं, दे नेवर अलाउड पॉलिटिक्स टू फ्लो. जो पॉलिटिकल स्टेट्समैन हैं कहाँ से आएंगे? They will come if you allow politics to flow. For example, our Prime Minister, the Chief Minister of Gujarat, struggled for years. He's the Prime Minister. What if there was Project Baji? इसको बना दो, उसको बना दो, मतलब बेवकूफ़ी की चीज़ें हैं. और फिर जैसे किसी ने कहा वो वायरस लैब में बाहर आ गया. और बट ये जो आपने बात की ना, ये जो लेगेसी वाली बात, एक किताब है, मैं आपके दर्शकों को बोलूँगा कि ज़रूर उसको खरीदें. 12 मिलिट्री लीडर्स जनरल वीके सिंह की. जो चीफ बने थे वो वीके सिंह नहीं, मेजर वीके सिंह है. यू रीड इट. ही वाज इन RNAW. बिल्कुल वही. वो जो किताब है इतनी बढ़िया लिखी है. तो एक तो हमारी जो कहते हैं ना वीरता की गाथा है, उसको वो देश जानता है. बट ये जो है ना, जो हमें विरासत में, इसे कहते हैं, एक बड़ी समृद्ध विरासत मिली, रिच लेगेसी ऑफ मिलिट्री लीडरशिप. मैं इस पर जरा 2-3 चीज़ें, विच इज़ परहैप्स द डिफरेंस बिटवीन द पाक आर्मी एंड इंडियन आर्मी. सो सी वी हैव हैड आउटस्टैंडिंग फील्ड कमांडर्स. आप अभी बात करते हैं ना सगत सिंह की कहानी सुनिए आप. ही वॉज फ्रॉम द रैंक्स, बड़े ही साधारण परिवार से थे. जो पहली उन्होंने लैंग्वेज सीखी, इट वॉज मारवाड़ी. फ्रॉम मारवाड़ी ही ग्रेजुएट्स टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश.
and he does staff college and does 2 staff colleges. A very bright man. Before हेलीबोन operations की doctrine लिखी गई, he practiced heलीबोन operations in 1971. लगातार he was वीर और विजयी. देखिए इंडियन हिस्ट्री में आपको वीर बड़े मिलेंगे, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, पोरस, पृथ्वीराज चौहान, बट विजयी नहीं थे. He was वीर and विजयी. Brave, valorous and victorious. You see, he fought 4 campaigns. The Goa campaign, 67 Nathula. First time he showed that the Chinese are not 6 feet tall. अगर 150 हमारे मरे, 300 उनके मरे. He opened artillery fire. Nathula is with us because of Sagat Singh. और सगत सिंह के मेंटर कौन थे? मैनेक्शॉ, जुगलबंदी. वहाँ से वो जाते हैं मिजोरम. He sorts out insurgency. And his shining moment is in that dash to Dhaka. लोगों को पता नहीं है, उन दिनों का लंदन टाइम्स compared the dash to Dhaka with the Blitzkrieg of the World War. Now, Blitzkrieg was an amazing campaign of technology, speed. In one of the articles, he is compared with Patton. Now, Patton is the master of pursuit. Yes. Sagat was that kind of general. You know, जिसे कहते हैं, उनकी एक बायोग्राफी निकली है, sheer talent for war, combat icon, combat legend. तो हमारे पास वो कमांडर्स हैं, लाइक जनरल सगत, जोरू बख्शी. मैंने सुना मेजर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक एवरी रैंक ही वन अ गैलेंट्री अवार्ड. अमेजिंग गैलेंट्री. मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये BSM गैलेंट्री. जोरू बख्शी, हाजी पीर में भी ही वॉज देयर. वी हैड थॉट लीडर्स, टेक्नोलॉजिस्ट लाइक सुंदर जी. I mean, people have compared, said that he was better than Ramanna. उनके स्टाफ कॉलेज में रिटायर करने के बाद he had 50 computers. He used to practice networking before network-centric warfare was spoken about. He was responsible for the mechanization of the Indian Army. एक बड़े ही forward looking, he made some mistakes, पंजाब, श्रीलंका वगैरह में, but a very forward looking general. S.K. Sinha, soldier, statesman, diplomat, ambassador to Nepal, governor. मेरे को याद है जब मैं आर्मी वॉर कॉलेज में था, he was 88, 6 months before he passed away. इनको हमने बुलाया था दिल्ली में. Without a piece of paper at that age, I think 88 or so, he spoke from the rostrum, from Curzon-Kitchener dispute से लेके, he traced the whole history. किसी ने उनसे उसने पूछा, अभी तक मेरे को याद है कि साहब, should we have had a CDS? CDS was not appointed. He said, of course should have had a CDS. We should have had a CDS in 71. अभी वो गुरखास के थे, तो सब लोग ने सोचा बोलेंगे कौन CDS? Manekshaw. He says, but in my view, the first CDS should not have been Manekshaw. It should have been Air Chief Marshal Lal. I disagree with General Sinha, but look at the ability of these people to rise. Statesmen. You know, there are grace in supersession. He was superseded. He was a very competent army commander. बने नहीं, General Vaidya बने. Total grace. He resigned and went. इनकी तरह नहीं कि वही आसिम मुनीर और look at the whole comparison. Yeah. I don't know whether I should use that expression, Raja Bhoj Ganguturi. पता नहीं सही expression है कि नहीं, but there is श्रेणी ही अलग है, दर्जा ही अलग है. So we have a very rich legacy, great moral fiber. जैसे मैंने आपको बताया ठाकुर नत्थू सिंह के बारे में, मानेकशॉ के बारे में देखिए. 62 में he is sent to Tawang. And when he goes, he comes and the army is fleeing from the borders. में बड़ा बुरा हाल. He says, gentlemen, we have arrived. There will be no further withdrawals. Go and occupy your posts, and goes away. People say flamboyance. कैसे? 1 week later, I'm told Nehru, Prime Minister Nehru, Indira Gandhi, who's then nobody but Prime Minister Nehru's daughter, and General Chaudhary वहाँ पहुँचते हैं. And he's told कि Manekshaw has given orders for him. तो Prime Minister Nehru says, यार इतने अभी मुश्किल हुई है, इतने लोग मरे हैं, so much blood has been shed. You're again. So, can we delay this? Manekshaw says, no, it cannot be delayed. तो वो कुछ कहते हैं, तो he says, okay, then please send me back to Wellington, find another corps commander. This needs solid cuts. To tell a prime minister that. So I'm told Indira Gandhi pulls aside her father and says कि भाई इतना बुरा हाल है, we've got very few generals, who are willing to stand up. General Kaul वगैरह का हाल था. Here is one man willing, let him be. So that is it. But आप देखिए, in the larger story of our rejuvenation with China, Nathula, Sagat, Manekshaw and Tawang. So it is this, ये जो bits and pieces हैं, छोटी चीज़ें हैं, they have set up this great Indian army. Just
आकार है, फ्रेम है, कैरेक्टर है। एक और मैं आपको बात बता दूँ, देखिए शेयर लार्ज हार्टेडनेस। व्हेन मानेकशॉ इज चीफ, तो उनके पास एक फाइल आती है एक ब्रिगेडियर की, who had deposed against him in an inquiry when he was in trouble. Krishna Menon के साथ he was in trouble. Now what will be the reaction of anybody to finish that man off? Manekshaw says that since he once speaks to the defense secretary and says, I don't think he should become, but since I am involved, there is a conflict of interest, I am sending this file to you, you take a decision. Defense secretary approves it. Manekshaw doesn't object. This is again large-hearted statesman, ये जो क्वालिटी, सो अ सोल्जर इज फार बियॉन्ड जस्ट फाइटिंग, ऑफ कोर्स दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये जितनी क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई, स्टेट्समैनशिप, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजिस्ट, सो मैं तो ये कहता हूँ दी सोल्जरिंग प्रोफेशन इज एज ब्रॉड एज लॉ, मेडिसिन, एनीथिंग एल्स, इट जस्ट कांट बी वन थिंग। एंड टू द एक्सटेंट दैट वी हैव दिस लेगेसी, वी मस्ट लिव अप टू इट, बट दैट डजंट मीन दैट यू stagnate on your past. We have to look for the challenges of the future. So good army will be, which of course lives up to its legacy, but also looks far beyond. And we have such models. Sagat is a model, Manekshaw is a model, Jan Sundarji is a model. There's so many others, Brigadier Usman. Yes. कितने लोग हैं? Zuru Bakshi. Brigadier Usman was Prem offered. Bhagat. The present chief is from engineers. Prem Bhagat was a brilliant combat engineer. Victoria Cross in World War II. World War II. तो ये सब, आई एम जस्ट रिकाउंटिंग टू यू आर सुपीरियरिटीज, विच डज नॉट मीन दैट वी मस्ट रेस्ट ऑन आवर लॉरेल्स, वी हैव, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी, अब फर्क क्या आ रहा है दैट नेशनल सिक्योरिटी टुडे इज बिकमिंग इवन मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड, सो यू नीड टू बी इवन मोर ऑन द बॉल। सो पाकिस्तान आर्मी इज नो कंपैरिजन, उनको करने दो ये बेवकूफ़ी की चीज़ें। लाहौर में मतलब वो दरोगे वाला काम, दैट इज नॉट द आर्मी। बट हमारे साजिश, काउंटर साजिश। नहीं सर, हमारे यहाँ बहुत सारे सीनियर वेटरन्स हैं जिनसे मैं भी मिला हूँ, एंड उन्होंने मुझसे कई बार ये बात बोला कि पाकिस्तान आर्मी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, एंड बिकॉज दे आर वेटरन्स, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता, बट मुझे ये I'll tell you what sense they would be saying it. See what professional army means. देखिए, if today, even if the army is encountering two terrorists, you must respect the terrorist, right? He's your adversary in that sense. And whenever it comes to these company squadron battles along the LC and all, they have been good. One must acknowledge that. But in the larger sense, because of there are all these other reasons. So how many Fauji foundations does Indian Army have? That is absolute nonsense. So if it is professional because it has Fauji foundation, it's certainly not. And why do you need to have? So why should any army have Fauji foundation? बिल्कुल, जैसे उनका वो क्या वो DHA, VHA में all that बेकार की चीजें हैं. No modern professional army should speak about all that. So they are making candies, they are making leather goods, they are manufacturing porridges, they are manufacturing breakfast cereal. So they should apply their brains in AI, in robotics, in big data. वो छोड़ो यार वो लेदर फेदर. नहीं, तो मुझे ये लगता है ना, मतलब वो कराची में जो टैंकर माफिया चल रहा है वो भी कोर कमांडर को भत्ता दे रहा है. एंड अभी जैसे जो क्वेटा कोर है, क्वेटा कोर इज नोन, जैसे जनरल तारिक खान कहते हैं, he says the first thing we must do is that we must ISI, withdraw our officers from ISI. That is the source of all politics there. और ये जो आप कह रहे हैं, it leads to all this. See, there is उनका जो head core है, like जो ISI, you can be a non-combatant and keep rising there. ये कौन है अभी जो डर्टी हैरी जिसको बोलते हैं? मेजर जनरल फैसल नसीर. फैसल नसीर की पूरा यही है कि साहब 2014 में इमरान खान में जहांगीर तरीन का जहाज होगा, ISI विल से कौन इसमें जाएगा और एक पार्टी बनेगी. All this kind. Should an army even talk about taking pride in these things? मेरे को तो I mean वो ही नहीं समझ में आता कि let alone do it. And many of their chiefs have been DG ISIs. Which is absolutely DG ISI का कोई काम ही यही है, इसको जिताना उसको जिताना. सर कोर ऑफ इंटेलिजेंस तो हमारे यहाँ भी है. हमारे यहाँ भी है, but they are not like this. Every army has a core of intelligence, but they have not been empowered in such a manner, or they have never been told to do this kind of stuff. MI भी है हमारे पास. हमारे यहाँ भी है, but MI करती है. ISI तो is more political than. तो यही तो प्रॉब्लम है, बेसिक जैसे कहते हैं हिंदी में विवेक नहीं. सर इंटर सर्विसेज है, मतलब दे शुड हैव ऑफिसर्स फ्रॉम नेवी, एयर फोर्स एंड आर्मी, राइट? यस. तो बट
बट हमने तो कभी कोई ISI चीफ एयरफोर्स से या नेवी से तो देखा नहीं। बिल्कुल गलत बात है, इसीलिए तो उनका उतना बुरा हाल है, इसीलिए तो उनका इतना बुरा हाल है। हमने तो DG ISPR भी नहीं देखा, वो भी इंटर सर्विस है। हमने तो ISPR का भी DG कभी, अच्छा हमारे यहाँ पे क्या है कि ADGPI इज फॉर आर्मी, IAF हैज देयर ओन स्पोक्स पर्सन, नेवी का अपना अलग स्पोक्स पर्सन है। हमारे कोई इंटर सर्विसेज टाइप की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है एज फार एज दिस कम्युनिकेशन थिंग वर्क्स। बट ISPR में भी हमने कोई DG किसी और उससे नहीं देखा। सो इट्स लाइक मोर लाइक अ कंट्री बाय द आर्मी फॉर द आर्मी। I mean, it is. See, all I would say is कि it is the establishment to blame. Army, of course, a very great. 60% दोष आर्मी का है, बट जस्टिस मुनीर ये क्या था, ये लॉ क्रिएटिंग फैक्ट, यू जस्टिफाइंग अ coup डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, जुडिशियल वो, तो जुडिशरी भी मुलव्वस है इसमें। नहीं तो सर अगर आप ऐसे देखेंगे भी मुलव्वस है। नहीं तो ये मौलवी मुश्ताक जिन्होंने फांसी दी जुल्फिकार अली भुट्टो को, उसके खिलाफ भी तो आज जज जुडिशरी जो खुद उसको एक जुडिशियल मर्डर मानती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इट वाज अ जुडिशियल मर्डर। सो इफ इट वाज अ जुडिशियल मर्डर, सो व्हाट एक्शन डिड दे टेक अगेंस्ट मौलवी मुश्ताक? नथिंग, बिकॉज मौलवी मुश्ताक डिड व्हाट आर्मी वांटेड हिम टू डू। जियाउल हक ने जो बोला उन्होंने वो कर दिया। एंड तो वही तो, जैसे मैं उन्हीं का एक एक्सप्रेशन यूज़ करता हूँ, दे ऑफन आई हियर दिस, दे कहते हैं दानिशमंदी की सियासत और एक पटवारी सियासत। तो ये सारी पटवारी सियासत, इट्स नो रिफ्लेक्शन ऑन द पटवारी, इट इज जस्ट टू से कि इट इज वेस्टफुल एंड देयर आर सो मेनी बेटर थिंग्स फॉर आर्मीज टू डू, देयर रियल चैलेंजेस। मतलब ज़रूरत क्या है, समय कहाँ से मिलता है आपको ये सब करने के लिए? और सर पॉलिटिक्स सर आर्मी के अंदर भी तो बहुत होती है ना, बहुत ज़्यादा। Therefore, when see Asim Munir, people don't believe him when he says that we must get. I also, it's very difficult to believe that but maybe he has realized कि यार कुछ फ़ायदा नहीं है. He is making a sincere attempt to pull out. Maybe there is an outside chance. तो बड़ा मुश्किल है believe करना, because the army has seen it now. Nothing has worked. सब आपने try कर लिया. Nothing has worked. Isn't, अगर मैं पाकिस्तान आर्मी चीफ होता, is it not wise to stay out of? Don't you think कि ये जो basic problem है that is manufacturing defect, because जो idea of पाकिस्तान है that has the two nation theory जिसको बोलते हैं, वो it failed in 1971. जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि बांग्लादेश will break up and it won't take more than 25 years. उससे पहले बांग्लादेश बन जाएगा, एंड इट हैपेंड। देन ही ऑल्सो सेड कि अगले 25 साल में बाकी का पाकिस्तान टूट जाएगा। बट देन कोल्ड वॉर हैपेंड, तो कोल्ड वॉर में दे गॉट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट। उनको अमेरिका से बहुत सारे पैसे मिले, बहुत सारा टेक्नोलॉजी मिली, F-16s मिले, और मतलब उन्होंने जो चाहा सब कुछ मिला उनको। देन दे बिकेम न्यूक्लियर पावर। फिर लग रहा था कि अब वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही थी जब नवाज शरीफ को हटाया था। एंड द पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स, वो कारगिल में दे हैड गॉट डिफीटेड, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ को हटा भी दिया। तो पंजाब में भी वो बाज़ारों में वर्दी में नहीं जा सकते थे जब मुशर्रफ ने कू किया। उनको डर था, लोग मारते थे उनको लिटरली। तो उसकी बाद फिर 9/11 हो गया, देन अगेन दे वर सेव्ड बाय द ग्रेट अमेरिका। तो सर इस तरह से हम अगर देखते हैं तो आखिर वो कब तक बचते रहेंगे? आई मीन अ टाइम विल कम जहाँ पे अमेरिका को उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, एंड देयर विल बी नो चाइना टू सेव देम, एंड दे विल ब्रेक अपार्ट। बिकॉज द प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आसिम मुनीर के पास बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं करने को। यू मे बी राइट। अगर अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने कहा है ये तो मौलाना आज़ाद ने, ही इज़ अ वाइज मैन एंड इज, बट जस्ट एज अ मैटर ऑफ से डिस्कशन, सो जैसे मैंने कहा, व्हाट इफ जिन्ना हैड लिव्ड लॉन्गर, वाज देयर एनी चांस? या ये जो द वे इन विच दे एड्रेस दिस होल इशू ऑफ द बंगाली लैंग्वेज एंड द नॉट रिस्पेक्टिंग द मेजॉरिटी वर्डिक्ट, बट देयर वर मेनी वॉइसेस देन हु सेड, even told the Punjabis की respect करिए उसको, give the verdict, give power to Sheikh Mujibur Rahman. But one thing I agree with, that signing of that surrender document, Jinnah's Pakistan came to an end, because Jinnah's Pakistan was East Pakistan. Yes,
अब now will the second prophecy of Maulana Azad Sahab come true? It could be, but I just think देखिए वहाँ प्रॉब्लम क्या है, they are sane voices and they are stupid voices. So far stupidity has prevailed. Is there a chance that sanity will prevail? There are some sane voices, Yes. and there are sane voices across journalism में दिखते हैं, आर्मी में दिखते हैं, a lot of sane voices. But the insane voices, you think that you will create terror and take J&K away from a state like India. It will never happen. You're wasting your time. So, सर दे ऑल्सो नीड अ जस्टिफिकेशन कि भाई उनका बजट जस्टिफाई भी तो होना चाहिए ना. जो लायन शेयर दैट दे आर टेकिंग फॉर इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे इतनी पॉवर्टी है, लोग आंटों की लाइनों में मर रहे हैं, अगर वहाँ पे वो इतना हैवी बजट का एक शेयर लेते हैं. अरे बजट आप लेंगे जब कुछ बचेगा, बजट जब कुछ बचा ही नहीं बजट में, they are tottering on disaster. The events have been overtaken by 9th May. They are tottering on disaster. अब वो IMF उनको लोन देने को तैयार नहीं है. वो कहते हैं इसको अंडर nobody, even China is not prepared to underwrite. सर उनके एसेट को ये जेल में डालेंगे, मिलिट्री में ट्राई करेंगे, तो वो क्यों देंगे पैसे? हाँ बिल्कुल. So all this सर एक बात बताइए, हमने इंडिया में मार्शल लॉ क्यों नहीं देखा आज तक? बिकॉज ऐसा भी था कि इंदिरा गांधी एट अ पॉइंट व्हेन जब बांग्लादेश बना था, मानेक शॉ वाज एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी एंड बहुत सारे लोग डिमांड करते थे कि मानेक शॉ शुड टेक ओवर. मतलब ये आम लोगों में से आवाज़ें आती थी एंड पीपल यूज्ड टू स्टॉप हिम एंड आस्क हिम एट कनॉट प्लेस एंड ऑल दीज प्लेसेस की, सो जनरल व्हेन आर यू टेकिंग ओवर? बिकॉज पीपल लव यू, पीपल वांट टू सी यू लीडिंग द कंट्री. बट मानेक शॉ ने भी वो जनरल मानेक शॉ ने कभी टेक ओवर नहीं किया, और हमने इंडिया में मार्शल लॉ देखे क्यों नहीं है? क्या मतलब लाइक द मिलिट्री लीडरशिप, कभी उनके अंदर इस चीज़ की वो ख्वाहिश नहीं हुई कि यार हम भी टेक ओवर करें? उससे पहले भी बात हुई. आई थिंक ये किताब निकली थी आफ्टर नेहरू हु, और इशारा थिमाय की तरफ था कि विल डू सी थिमाय आल्सो वाज अ करिस्मेटिक जनरल, ये वो. और ये मानेक शॉ को तो आई हैव गिवन यू द कोट ऑफ मानेक शॉ. मानेक शॉ वाज टू वाइज टू मेडल इन ऑल दिस. एंड जनरल थिमाय के बारे में मैंने पढ़ा नहीं, बट आई डोंट थिंक सो. और जब मैंने सुना है लोगों से, इंडियन आर्मी में कभी इन चीज़ों की बात ही नहीं हुई. दे हैव नेवर बीन डिस्कस्ड बिकॉज सी we always submitted to that principle. For a military to submit to that, वो जो सिद्धांत मैंने आपको बताया, the civilian is right even when he is wrong. The civilian has a right to be wrong. मतलब civilian हम हर हालत में सही है. It is an overarching principle of, and you see there is another thing to it, that when the civil military components calibrate wisely, you produce a polity that is alive to the nuances of national security, wise to the uses of military power. ये भी एक बड़ा सुंदर वाक्य है, which tells you that why there is a need for mutual respect. अब वो हमारे केस में इत्तेफाक से हुआ, इथॉस से हुआ, मेरे समझ में तो बिकॉज जो मैंने कहा ना, ये जो विरासत थी, लेगेसी थी, they were wise men. The other thing is कि peaceful transfer of power. इंडियन आर्मी ने कभी सोचा ही नहीं कि भाई peaceful transfer of power ना हो. In fact, we have always been, whenever we were called into internal LWE, there was great pressure for us to come in. I know how the chief of the day stood up and said that we will not come into. कहाँ पे सर? ये नक्सल वाला. Similarly, people after 26. सर इस पे सर एक मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है. ये अक्सर ये हम आर्गुमेंट देखते हैं कि ये होता है कि यार नक्सल ऑपरेशंस में इंडियन आर्मी नहीं जाएगी बिकॉज इंडियन आर्मी इज़ नॉट विलिंग टू पिक अप गन्स अगेंस्ट देयर ओन सिविलियंस. तो फिर सर कश्मीर में क्यों गए? कश्मीर में तो अगर बुरहान वानी की एग्जांपल लें, तो क्या बुरहान वानी इंडियन सिटीजन नहीं था? वो भी इंडियन सिटीजन था. बट आप कश्मीर में फिर आप एक चीज़ अप्लाई करते हैं और नक्सल रेड कॉरिडोर में आप दूसरी चीज़ अप्लाई करते हैं. बट मेरे ख्याल से इस वजह ये नहीं थी कि दैट वी डोंट वांट टू यूज देम. दैट इज आल्सो, बट द लार्जर थिंग इज, डू वी वांट टू गेट सक्ड इनटू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट बी एबल टू टेक. अब देखिए, आई विल गिव अ वेरी गुड एग्जांपल. तो यूएस इराक और अफगानिस्तान में फंसा रहा, 20 साल फंसा रहा. Somebody, I think Kishore Bhagwani has said, it was like putting your hand into a beehive. और जब आप उस मधुमक्खी के जाले में फंसे थे, चाइना ने क्या किया? और पूरा लैग उसने उसी समय पूरा किया. आज ये हालत आ गई है ताइवान में, that the American military is not sure whether they will be able to prevent takeover of Taiwan. The great American military. एक कोई स्टडी हुई है कि साहब अगर वो पीएलए अपना रॉकेट फोर्स खोल देगा, 90% ऑफ अमेरिकन एयरक्राफ्ट विल बी वाइप्ड ऑफ ऑन द ग्राउंड.
वाई? बिकॉज यू आर स्टक विद इराक एंड अफगानिस्तान। क्या ह्यूब्रिस थी कि साहब आपने हमको मारा, देखिए हम आपको कैसे चेज करेंगे। सो दिस काइंड ऑफ ह्यूब्रिस विच लीड्स टू इम्बैलेंस। तो देखिए क्या हुआ पाकिस्तान में, JNK में तो आई कमांडेड 19 डे, आई नो यू हैव टू डू दोज थिंग्स, बट यू constantly the army was always to say that we must pull out to the extent that we can. अभी भी किया है ऑपरेशन बैलेंसिंग में, अभी मैंने सुना और कुछ हो रहा है, because what is more important? China, you have to have troops there, but there are always problems. जैसे देखिए आप मणिपुर में, अब कुछ समय बात थी कि साहब सब नॉर्थ ईस्ट में सब बढ़िया है, पुल आउट कर लो ट्रूप्स, असम राइफल्स को भी निकाल लो. So these problems will always be there. You will have to finally balance them. But the primary role of the Indian Army is external. Or we are a large country, we are a good economy, we can create ये जो आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, they should take up all this. CRPF and जब उनको मौका दिया जा रहा है वो कर रहे हैं, but in a phased manner they should do all this. And the absolutely right structure will be they take up all these things. अब देखिए चाइना क्या करता है, their border guarding forces have become frontline forces, make them capable. And the military should be, so the point really is how you balance your internal and external challenges. उस सिलसिले में मैं कह रहा था, अगर आप LWO में फंस जाएंगे, अगर आप पूरे इंटरनल सिक्योरिटी में फंस जाएंगे, तो फिर ये जो हमारे, या तो हम स्विट्ज़रलैंड होते साहब कि कोई चैलेंज नहीं था. एंड डू वी एवर रियलाइज दैट यू हैव गॉट द रेनिंग सुपर पावर नाउ एज योर नेबर. देखिए चाइना पे एक दिन कुछ करेंगे. The import and gravity of the China challenge is big. ये जो आपके दर्शक हैं, माइकल पिल्सबरी की जो किताब है 100 Year Marathon, yes. और मैंने सुना उसका एक हिंदी रूपांतर निकला. Yes. So it is, you have to see the Chinese threat. So जो when we, जैसे हम कहते हैं जब हम अपनी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ हैं उसका उनको हम तोल मोल करते हैं, when we prioritize our strategic challenges, internal security figures pretty low down. That is the mandate of other people, MHA and all. तो ये मेरा ये मानना है. नहीं सर, इसमें एक चीज़ मुझे ये भी आपसे पूछनी थी कि जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जब जनरल्स रिटायर होते हैं तो दे आर टेकन फॉर अ राइड, जहाँ पे उनको कुछ प्लॉट्स दिखाए जाते हैं कि आपको इतने एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड मिलेगा, सम 100 odd acres एग्रीकल्चरल लैंड देते हैं, और कुछ मेरे ख्याल से 20 कनाल या 25 कनाल उनको अर्बन प्लॉट देते हैं एक घर बनाने के लिए या रहने के लिए. हमारे यहाँ इंडियन आर्मी में जब जनरल्स रिटायर होते हैं, तो यू रिटायर्ड एज अ जनरल, तो आपको कितना प्लॉट मिला था? कोई प्लॉट नहीं मिला. प्लॉट नहीं तो वो देखिए वो अगर भारत में आपने कोटा तो हाँ मेजर का भी, अगर आप मेजर से भी रिटायर होते हो ठीक है, लैंड कम हो जाता है बट मिलता उनको भी है. तो देखिए उनके पास प्लॉट होंगे, और क्या हुआ 9 मई को शर्मनाक हादसा हुआ. तो प्लॉट को लेके क्या करोगे अगर आपकी इज्जत ही नहीं बचेगी. बट द लार्जर क्वेश्चन इज़ कि भाई जैसे इंडिया वगैरह में अगर आपने पैसे बनाने हैं, यू वांट टू मेक मनी, देयर आर द प्रोफेशन, एंड आई एम सेइंग देयर नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग मनी. लक्ष्मी को भी आदर करना चाहिए. अगर मैं आई गॉट कमीशन टू द आर्मी इन 79 में, अगर मेरी ये आकांक्षा थी कि मैं पैसे बनाऊँ, नथिंग रॉन्ग. आई कुड हैव गॉन टू द प्राइवेट सेक्टर एंड मेड माय मनी एंड बॉट दोज प्लॉट्स. व्हेन यू कम टू द आर्मी, इट इज़ अ कॉलिंग, इट इज़ नॉट अ रियल प्रोफेशन. और वो कॉलिंग हैज़ इट्स ओन चार्म्स. You have got respect, there is camaraderie, you are taken care. I may not have a plot, but I know that I'll be taken care of in my hour of need. So, और मतलब इतना बुरा हाल भी नहीं है, घर वर तो ठीक ही है. So, लेकिन सर, and there are so many things to do beyond this. तो प्लॉट की ऐसी कोई खास चाह नहीं है. सर हमेशा ये कहते हैं कि मतलब इंडियन आर्मी में हमने वर्ल्ड वॉर 1 में मिडिल ईस्ट में भी लड़ाई लड़ी है. उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी. वर्ल्ड वॉर 2 में अब बैटल ऑफ हाइफा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए थे, तो बेंजामिन नेतन्याहू वाज द प्राइम मिनिस्टर देन, सो ही टुक हिम टू द मेमोरियल ऑफ बैटल ऑफ हाइफा वेयर इंडियन सोल्जर इज ऑन द हॉर्स, एंड सो वो मेमोरियल का उन लोगों ने वहाँ पे दे लेट रेथ देयर. बट वर्ल्ड वॉर 2 में भी हम देखते हैं कि हमने अलग अलग पार्ट्स में जंगें लड़ी, यूरोप में और बाकी जगह पे, इधर साउथ ईस्ट एशिया में. बट व्हेन वी वर कॉल्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प टू कम एंड टेक केयर ऑफ अफगानिस्तान सो दैट ही कुड विड्रॉ सम ऑफ हिज ट्रूप्स
ही wasn't saying कि ठीक है हम पूरे अमेरिकन हटा देते और आप सारी इंडियन आर्मी से रिप्लेस कर दो. ऑल ही सेड कि सम शेयर ऑफ दोज ट्रूप्स ही वांटेड टू कॉल ऑफ ताकि उसको पॉलिटिकली उसका फ़ायदा हो बैक होम, एंड आप उनको इंडियन आर्मी सोल्जर से रिप्लेस करो. बिकॉज इंटरेस्ट तो हमारे भी हैं अफगानिस्तान में, ऐसा तो नहीं कि हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है. ये गुलबुद्दीन हिकमतयार हो गया और ये आपके जितने भी दिस शैप व्हाट वाज हिज नेम, अच्छा वो मसूद, हाँ अहमद शाह मसूद. सॉरी. तो इसमें सर एक जैसे वहाँ पे भी ये गुलबुद्दीन हिकमतयार हुआ, अब्दुल रशीद दोस्तम है, अहमद शाह मसूद, ऑल दिस मतलब अब्दुल्ला, ये सारे तो कैरेक्टर्स मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड आल्सो एंगेज देम इन द पास्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोल्ड वॉर एरा एंड आल्सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. तो इस पूरे के पूरे फिनोमेना में वी क्लियरली डिनाइड. हमने देखा टेलीविजन पे बहुत सारे मिलिट्री वेटरन्स आकर के उन्होंने कहा कि नहीं कि नो वी शुड नॉट हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड, वी कैन डू ऑल द ह्यूमैनिटेरियन एड बट बूट्स ऑन द ग्राउंड ये हम इससे एग्री नहीं करते. तो एंड इट इज़ अमेरिकाज वॉर, इट इज़ नॉट आवर वॉर. तो डू यू एग्री कि ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं बाहर लड़े नहीं हैं. हम वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ not only fighting on those fronts, we have a history of winning those wars. Maharaja Ranjit Singh went there and he captured up to Kabul. And Marathas also, the Maratha army, they also went there and they fought and they captured over territories in Afghanistan. So in the history also and during the World War also, we have the experience of fighting and winning wars outside. तो हम फिर यहाँ पे हम क्यों इतना reluctant है अफगानिस्तान जाने पे? ये देखिए यहाँ पे मैं I think I agree with you in the sense कि we have to हमें इस पे दोबारा तवज्जो करनी है कि should we project power outside? Yes. And ये जो हमें कहते हैं that we are not expeditionary, I disagree with that. We have to become a military which can project power, not to jackboot around the world, but protect our interests where so desired. और history की आपने बात की, वो अश्वमेध यज्ञ क्या था? वो भी तो यही था. We used to send the horse around, means that we were establishing influence and power beyond our territories. So, और हाल में क्या हो, श्रीलंका में क्या था, मालदीव्स में क्या था, so we've gone. But उसमें now see it has to be carefully weighed. जिस टाइम अफगानिस्तान वगैरह की बात हो रही थी, possibly our commitments against China, Pakistan, so वो and see boots on the ground is always a dangerous thing. आप अमेरिका का देख लीजिए, वो जब भी बाहर गए हैं उसके बाद what has public opinion become? वियतनाम ले लीजिए, इराक ले लीजिए, अफगान, पब्लिक ओपिनियन डजंट होल्ड. यूक्रेन में आप देख लीजिए, द वेस्ट डेमोक्रेसीज आर रिलक्टेंट. बट द अदर थिंग मैं बिल्कुल आई एग्री, जो यही मैं बात कर रहा था. भाई देखिए, व्हेन द मिलिट्री टू सिक्योर $3 trillion and 35 trillion, कैरेक्टर प्रोफाइल हैज़ टू चेंज. वन ऑफ दिस इज दिस, यू हैव टू रीइमेजिन योर स्ट्रेटेजिक आउटलुक. अंडमान निकोबार कमांड जब स्थापित की थी, उसकी वजह ये थी कि दैट वी विल प्रोजेक्ट पावर बियॉन्ड मलक्का. And then we have become a little defensive and started defending, defense of Andaman. That is not the purpose of setting up. So अब उसके लिए जो पूरी सोच में जिसे कहते हैं ना reimagination in our strategic outlook, वो होना पड़ेगा. We have to seriously look कि भाई why should we not be expeditionary? But now if you have to start projecting power beyond, देखिए बड़ा इतना आसान नहीं होता है. China, after doing so much, is merely in a position to break free of the first island chain. First island chain, second island chain, Malacca, but it will happen. And because it is happening, we must do something. तो बिल्कुल we have to reimagine our outlook and see कि भाई we must build. अभी जो हमने खरीदे हैं C-130 वगैरह, आई थिंक वो चीफ मार्शल कृष्ण स्वामी लिखते हैं अपनी किताब में, जब वो इसी की बात करने गए तो पूरे ऑपोजिशन थे, ब्यूरोक्रेसीज, पॉलिटिशियंस में कि साहब व्हाई डू यू वांट दिस, वी विल नेवर प्रोजेक्ट पावर. आज सब काम आ रहे हैं कि नहीं C-130 वगैरह. सो it is in that sense, aerial instruments, naval instruments. But बुनियादी सवाल से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ that if now that see we are the 5th largest economy, 3rd largest, we are becoming a power. And if you have a power, you must have the military means to match the power. And one of that is power projection, where we must seriously start looking at this. कि भाई where are our interests? What kind of forces do we need to secure our interests? Because it makes sense to secure threats far beyond before they come to your borders. सर टर्की जैसी सर छोटी छोटी कंट्रीज जो है वो सेंट्रल एशिया तक आकर के इंटरफेयर कर रही हैं. अजरबैजान और इनके कॉन्फ्लिक्ट में वो घुस जा रहे हैं. वो हमारे यहाँ हमारे इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर कर रहे हैं.
इसमें मैं एक और बात सी जोड़ना चाहूँगा। देखिए बाकी जगह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर नंबर वन। मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, मिलेट्स में वी आर सेइंग ग्रीन एनर्जी नंबर। आई वॉन्ट टू रेज दिस क्वेश्चन कि वाई इन नेशनल सिक्योरिटी आर वी नॉट एम्बिशियस इनफ? वहाँ भी तो एम्बिशन की ज़रूरत है। तो जैसे आप बाकी जगह हर जगह हम नंबर, विश्व गुरु है क्या? इकोनॉमिक प्राइमेसी, टेक्नोलॉजिकल लीड, एक्सपोर्टर ऑफ आइडियाज़ एंड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। जैसे आई थिंक लेट मी कोट द प्राइम मिनिस्टर हु सेज कि भाई शांति की राह और शक्ति की चाह भिन्न नहीं, द रोड टू पावर एंड द रोड टू प्रॉस्पेरिटी आर द सेम। गुरु तेग बहादुर बड़ा अच्छा वो कहते हैं कि बल होए बंधन छूटे सब कुछ लगे उपाय, when strength accrues shackles snap, every move seems a stratagem. So we must become powerful in the benign sense, powerful but benign, responsible, because the world respects power. I mean even Mahatma Gandhi, he says कि true power speaks softly, it has no reason to shout. तो जो आप कह रहे हैं, we have to become powerful in a multifaceted dimension, which means we have to take our ambitions beyond LC, LAC, step up technology, power projection. तो ये this is and देखिए अगर आप भाई यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर हम इस पे आज बात करना शुरू करेंगे तो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स में 30-40 साल लगते हैं। जॉइंटनेस हम 30 साल से बोल रहे हैं, अभी तक थिएटर कमांड्स नहीं बनी। रेडीनेस आप देख लीजिए, आई मीन देयर आर सो इम्पोर्टेंट। जब मैं कह रहा पाकिस्तान आर्मी क्या टाइम वेस्ट कर रही है, रेडीनेस। रशियन आर्मी गुड मिलिट्री, सेकेंड लार्जेस्ट military, fifth largest army, they proved to be so unready in Ukraine in the initial phases. So building a military of this kind, a modern military, is a phenomenal challenge. एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसमें सब चीज़ की सोच की ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। तो उस सिलसिले में आप बिल्कुल सही भी, these are old postulates कि you are not expedition। सर लेकिन एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जैसे चाइना को हम देखते हैं, इट इज़ ऑफन सेड कि चाइना जो है ना वो उसने एक मतलब दे आर मास प्रोड्यूसिंग शिप्स, दे आर मास प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग, बट अमेरिका स्टिल हैज़ द टेक्नोलॉजिकल एज। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी कंटेंट द वे अमेरिकन्स आर। सो हाउ मच डू यू अग्री विद इट कि मतलब इज इट जस्ट अबाउट मास प्रोडक्शन और इज देयर एनी there is substance to the kind of products that they are making? See, the way of looking at China is twofold. One is साहब लोग कहते हैं कि don't exaggerate the threat, ये वो, maybe. मेरा ये मानना है कि if China is social media fluff, if it is parade ground military, बिल्कुल परवाह ना करो. But all indications tell you that it is not. So now I want to read out one. एक इंग्लिश में ये है, जरा इसको सुनिएगा दर्शक भी आप। वॉल्टर रसल मीड, ये अमेरिकन एक पॉलिटिकल थिंकर है। लुक एट दिस, द फैक्ट दैट द USA and its allies allowed themselves to go from a position of overwhelming superiority to one of contested superiority चाइना के सिलसिले में, must rank historically as one of the worst examples of human folly and blindness. अभी on the day of judgment, Neville Chamberlain, the prime minister who tried to appease the Germans and ultimately, Neville Chamberlain will rise and condemn the stupidity of the present American generation in not bracing up to the China threat. Neville had less warning and time, even he did better. This is not only grave folly, but also a massive failure of duty. अब ये देखिए, at the end of the Cold War, we were triumphalists, Americans. We reduced defense spending and neglected foreign policy. अब तो कोई था ही नहीं साहब हमारी चुनौती करने वाला। China did precisely the opposite. They stepped up their game. By 2014, Xi made his ambitions stark. Yet we did nothing. अब देखिए यही प्रॉब्लम है in judging the China threat. If Walter Mead is right, it should not be I and you are talking, say the same thing 15 years hence कि साहब देखिए हमने किया नहीं जाना है। And now let me tell you about the indications. देखिए PLA, some things I'll tell you. See, let's look at its economy. By 2030, ये जो कहते हैं ना साहब China, USA is still leading, of course, but China is fast catching up. By 2035, many estimates say
that 24% of global GDP will come from China. और USA से कितना? 14. Somebody like me, when I read this, I refuse to believe it because we have seen USA as that superpower. But this is the reality. ताइवान में लोग कह रहे हैं कि साहब, I told you about this problem. The air carrier advantage has been reduced. 90% of their aircraft may be taken over. In a quick amphibious assault, USA may not be able to intervene. Guam से 2 हफ्ते लगते हैं वहाँ पहुँचने में. The areas are so large. So ये जो पूरी चाइना PLA ने इनोवेशन किया है, ये वो देखिए, मैं आपको 2 स्टेटिस्टिक्स देता हूँ. They have transformed innovation, ये वो. अब देखिए उसके 2 चीज़ें. Today they say that from operational idea to inventorization and the combat inventorization, जब वो आइडिया एक इक्विपमेंट, ठोस इक्विपमेंट में तब्दील होता है, अगर USA 17 साल लेता है, चाइना टेक्स ओनली 7. एक और स्टेट, एंड आई एम कोटिंग द US अंडर सेक्रेटरी ऑफ R&D, so no China claim. They say if the Chinese Navy is destroyed, 50% ships they lose, and the US Navy loses 50% of its ships, China will take 3 years to recreate the Navy. US will take 20. Now, this is the mighty USA we are talking. All I am saying is be cautious, be watchful. Don't allow yourself to fall into. ये ना हो कि साहब हमारा वॉल्टर रसल मीट 10 साल बाद ये लिखे. That is the point. If it is fluff, don't do anything. And most indications suggest that it is not. All that we have to do, देखिए हमने operational rebalancing में रखी, we have to step up our technology game and all. China is not 12 feet tall, it is 4 feet tall. But अगर आप करोगे नहीं कुछ, it will become 12 feet tall. And the other question which we must, any sensible discussion we must raise. See, today the question is not why did Putin attack Ukraine? The question should be, why did Western deterrence fail? Deterrence should not fail. We should be so strong. And if it is failing, तो वो deterrence है नहीं. है ही नहीं. आप देखिए what ये जो democracies वगैरह में प्रॉब्लम क्या होती है, Western democracies वगैरह में. The Ukrainians fought so bravely. Last winter ऐसे लग रहा था as if Ukraine is back in the game. फिर वेस्ट ने दोबारा अपनी वो सारी डिथरिंग शुरू कर दी. हम टैंक नहीं देंगे, आप जहाँ से ले लो, यहाँ ये कर लो. पोलैंड को बोला गया था 14 टैंक देने के लिए. 14 टैंक फॉर अ कंट्री. 6 महीने हो गए, 10 नहीं पहुँचे. Now with all this dithering, Russia is back in the game. Today that the way they have firmed up those defensive lines, it's a battle of attrition. और मेरा ये मानना है, look at the superiority in numbers, Russia, and in artillery. In numbers, I'm told it's 5-1, artillery 7-1. यार mighty USA is running out of 155 mm ammunition. वो कोरिया से मांग रहे हैं आर्टिलरी देने को लिए, नहीं कह रहे साहब मोटर्स ले लो यूक्रेन को. 13 years of javelin stocks have got of America have got consumed in 1 year. So military industrial complex of USA is failing. The mighty. Their American military is saying that a $850 billion budget is delivering less in per capita terms than what a $280 billion budget of the Chinese is delivering. Because आपने innovation, they've gone fat, flabby in thinking. In this sense, PLA is a big worry. Worry means it's not unsurmountable. We just have to take stock of it. But what we must certainly stop doing is speculating on intent. Intent आपके हाथ में नहीं है. Will he do Taiwan? Will he do? You don't know. Why did he do Galwan? You don't know. So let's not waste speculating on intent. Look at his capacities. If the capacities tell you that there is a problem, deter him with capacities. बस यही तो हमने करना है. और अब तो हम खुशहाल राष्ट्र हैं, हमको कोई पैसे वैसे की तो कमी नहीं है. We must secure. Like I am saying that, see, Amrit Kaal is, to me, appears very doable. Most economy, we are the geopolitical toast. Everybody wants us. Economy is doing reasonably well. बड़ी चीज़ें हमारी अच्छी हो रही हैं. We must guardrail our rise. ये जो अमृत काल की जर्नी है, we should not let it get disfigured by a national security reversal. I mean, this is our moment. In many ways, it does seem to be our moment. So we must make sure that it is secure. ये मेरा मानना है. सर, हम एक चीज़ ये देखते हैं कि इंडियन आर्मी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट अमंग्स द मासेस. हम देखते हैं कि इवन व्हेन जब भी कोई जवान शहीद होता है, या उरी हुआ या पुलवामा होता है, नेशन क्राइज, पीपल क्राई इन देयर होम्स. एंड उसमें बहुत सारा तो रिकॉर्ड भी हो जाता है कई बार कैमरे पे. और तो एक तो मुझे ये बताइएगा कि जो फ्रॉम सोल्जर्स
जैसे पाकिस्तान में भी बोलते हैं कि यार वो सोल्जर्स ठीक है लेकिन जनरल्स ठीक नहीं है. And it is often said by the politicians, it is often said by the journalists, it is often said by a lot of people. हालांकि वो जनरल्स भी कभी ना कभी सोल्जर्स रहे हैं, सो या यंग ऑफिसर्स रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे दे ऑल्सो रिस्पेक्ट देयर आर्मी, अपने आर्मी के लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, बट जनरल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते. सो वाई डू यू थिंक कि एक ये डिफरेंस है कि इंडिया में जवान से लेके जनरल्स तक की बराबर इज्जत होती है, पीपल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम. दूसरा मुझे आप ये बताइएगा कि जो ये कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं इंडिया में, बाढ़ आ गई, हरिकेन आ गया, कोई भी सुनामी आ गई, इंडियन आर्मी इज़ फर्स्ट टू रीच. चाहे वो कश्मीर में बाढ़ आ जाए, चाहे वो केरला में आ जाए, वी सी द इंडियन आर्मी और द इंडियन डिफेंस फोर्सेज आर द फर्स्ट वन टू रीच द लोकेशन एंड स्टार्ट द रिलीफ वर्क. सो क्या वो आपका मैंडेट है? इज इट योर ड्यूटी विच इज़ मैंशनड देयर कि नहीं, कि अगर कहीं भी इंडिया में कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू रिपोर्ट देयर, ऐसा कुछ है, या इट इज़ कम्प्लीटली वॉलंटरी? तो लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट. तो जहाँ तक ये डिज़ास्टर वगैरह का सवाल है, आई थिंक द गाइडिंग प्रिंसिपल इज़ दैट वी आर द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट बट वन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. व्हाट इट मीन्स इज़ दैट जब ज़रूरत होगी, मान लीजिए इन अ सर्टन एरिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट अप टू इट, वी विल इंटरवीन फर्स्ट. कॉमनवेल्थ में आपने पुल भी बनाए हैं. हाँ, पुल बनाया क्योंकि उस टाइम हालत इतनी ख़राब थी. इनफैक्ट आई वाज इन एमओ डायरेक्टेड उस टाइम जब डिसीजन लिए गए, जब वो बोल रहे थे साहब कॉमनवेल्थ आ गया, वो है ही नहीं, बेइज्जती होगी. बट वी शुड नॉट गेट कंज्यूम्ड इनटू ऑल दैट. देखिए वो जितने पुल वहाँ लगते हैं, दे आर टेकन अवे आउट फ्रॉम सम ऑपरेशन, सो इट शुड नॉट बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल. But of course, when everything else fails, we have to come in. But see now what has happened. The turning point was Andaman Nicobar. जब NDRF has been created, now in many areas we don't need to go. The NDRF takes care. उस समय ये था, मेरे को याद है, in a light-hearted manner, Madhukar Gupta I think was the Home Secretary, और जब NDRF battalion raise हुई थी तो मैं कह रहा था, वो insisting कि साहब उनको भेजो. He told me, Colonel साहब इनको भेजेंगे तो ये खुद ही डूब जाएंगे. And that was this. But since then they have come up very well. They have got very good battalions. They are well funded. India is a large enough country to have 2 to 3 tiers. Why not? So NDRF. But say in certain situations where the civil administration is overwhelmed, we should step. So there is a mandate, but more than that is the moral mandate. When your own countrymen are in trouble, why should you not? Where is the issue? Where is the issue? But the guiding principle should always be one of last resort, because there are other agencies who can do it. We should not get consumed in. अब देखिए बड़ी अच्छी आपको मैं I'll give you an example. Today the way national security is changing. For example, what was the pandemic? Was it a health crisis or was it a national security event? It began as a health crisis. बात तो भाई लोग तकलीफ में थे, there were deaths, there was grief. And suddenly out of that you saw this, supply chain crisis started happening. Then ये vaccine hierarchies, MNRCA और फलाना, and then brutal geopolitics, South China Sea, East China Sea, and then Galwan. Was it coincidence? Then arm twisting by the West कि you have to buy our vaccine. मैंने सुना ये USA told Argentina that if you want vaccines, give us a base. Yes. So security is getting so intertwined. Therefore ये जो back civil military fusion. If everything is national security, these silos have to go. Those thoughts are. ये पहले हम सुनते थे, first civil administration will go, then we will go. Of course, as a principle I understand, but all this has to change. दूसरी जो आपने बात की generals के बारे में, I mean, if you actually say so good, because I think generals get punched a lot. No, I mean, yeah, at times, but Indian generals don't get abused on the streets of France. नहीं, so that was not lighter. But see, I think जब आप पूछ रहे थे, so I was reflecting on it. So you see how the Indian Army is different. Firstly, we lead from the front. वो तो हमको शुरू से पता है. लोग कहते हैं साहब, why are there so many deaths in officers? Because you lead from the front. When say in a counterinsurgency area, petrol is not moving and it is frozen because fire has happened, that first step is taken by an officer. And when that officer takes that first step, very often a CO, he gets hit. You lose officers, but you lead from the front. But as an ethos, it is very good. You are giving the message that I will do. मेरे को याद है जब मैं कमीशन हुआ था तो उन दिनों 1 साल तक I was in the langar.
मैं आई वॉज विद जवानों के साथ, मैंने उनके साथ खाना बनाया, उन्हीं के टॉयलेट्स में गया हूँ, उन्हीं के पूरी दिनचर्या उनके साथ की है, उनके साथ दाल में तड़का लगाया है. सो we were never told that you are an officer class, so we were told you first prove yourself. मेरा जो पहले सूबेदार मेजर था, he didn't salute me for the first 3 to 4 years till I did something good. So लगता है hierarchical, but it is not so hierarchical. You have to prove yourself. You have to, so in that sense you emerge, and when you emerge from that, the Jawan is not resentful. He knows that you have done all this, and I think similarly, because the general public sees कि हमारे पास उतने प्लॉट नहीं है, तो दया आ जाती है उनको. But see, also let me tell you on a serious note, one more thing मेरे को याद आती, we have to always be careful. जैसे एक बड़ा अच्छा एक शेर है, I'm told Birbal to keep Akbar in place used to periodically tell him, remind him, and say, tell him कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ नदीम था, उसे भी अपना खुदा होने का यकीन था. So perhaps it's very good our generals keep pinching ourselves to remind ourselves that you should never get, look at Imran Khan's hubris. So Imran Khan will be red line for the nation. You touch me or dekho main kya karunga. What has happened to him? Today he is being told that please leave the country. So in every sense hubris should not envelop you. So if the Indian generals are humble, very good for themselves. Yeah. सर एक क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चंस रह गए फाइनल. एक ये कि ये जो मेमोरियल्स थे कैप्टन कर्नल शेर खान का और बाकी सारे मेमोरियल्स, उनकी जो स्टैचूज थी उनको तोड़ा गया, उनकी फ़ोटोग्राफ्स को डेसिक्रेट किया गया, एंड द यूनिफॉर्म ऑफ अ सर्विंग कोर कमांडर उसको एक डंडे के ऊपर डाल के चौराहे पे टांगा गया. आई मीन यू एज अ सोल्जर, हमने देखा है कारगिल में जो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स थे उनको फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ दफन किया गया. सो यू एज अ सोल्जर हाउ डू यू फील अबाउट, मतलब ठीक है ही वॉज अ मार्टर, कर्नल शेर खान और अदर मार्टर्स. सो एक पश्तो में कहावत है सर विच ट्रांसलेट्स एज कि there is no good amongst the living and no bad amongst the dead. So कम से कम अगर उसी प्रिंसिपल को सोचा जाए तो मरे हुए को डेसिक्रेट करना, how do you feel about as a military officer? Disgraceful. जिसे कहते हैं शर्मनाक एकदम. I don't know what word to use. See, a martyr is a martyr. It's Pakistani martyr, Indian martyr, somebody who's given his life. So हमारे दिल में तो उतना ही आदर है for a Pakistani martyr than as an Indian martyr. And see, this is how I just cannot imagine कि इमरान खान की IQ क्या थी. ऑक्सफोर्ड में पढ़े हो और आप, and now it is pretty evident, I don't know whether you think otherwise, looks that this plan was actually made. ये mastermind is Faiz Hamid. It was not that it went out of, they actually targeted all this. Can you think of anything so stupid? I'm told that the turning point even in the Imrandars in the Pak army was this. So it is sad to the extreme, शर्मनाक. मतलब क्या और कह सकते हैं as far as the martyrs are concerned. It deserves the strongest condemnation. जहाँ दूसरी बात आपने कही about the second question was about नहीं सर, एक सेकंड में इसमें ही कंटिन्यूएशन. सर डू यू बिलीव कि एक क्या इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल हो सकता है? लेफ्टिनेंट कोर्ट मार्शल हुआ है. I mean, I don't think it went to the court marshals. It did not happen, but it almost went to it. हुए हैं court marshals, but see होना चाहिए. If somebody doesn't, I mean, the higher you go, the more watchful that you should be. But ये देखिए जो this is something that we must. Because सर कल फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें ये चीज़ डिसाइड की गई है कि फैज़ हमीद will also be tried for this and he will be court martialed. See, he deserves it. I don't. This man's IQ, I don't know what to say. It is being you are a gaddar to the army. How can you plot against your own? You can persuade. You could have gone to Asim Munir. Look at the examples I told you. S.K. Sinha, so many others. Praveen Bakshi. Nobody did all this. Grace क्या होता है? यही तो होता है grace होता है. And never spoke to the media. Never. And so you have to learn that nice guys also finish second. Everybody doesn't finish first. तो I don't know. ये वो बिल्कुल अल्लड़पन, poor IQ, इसे निम्न स्तर क्या हो सकता है?
and to a man who could have been chief. That is what amazes me. And you see, he's been in touch with people. Nikla hai that he gave navigation assists, Yes. targeting Satellite assists. phones. क्या मतलब है? And he had people who were, it's some 174 people are being court-martialed along with Faiz Hamid. Sir, even Imran's wife was planted by Faiz Hamid. Maybe those are deeper Pakistani politics. But देखिए ये I would say that see Imran can still be spared on this account, not Faiz Hamid. Faiz Hamid is the bigger culprit. He led him by his absolute by his nose. So, in fact, this is the tragedy of Pakistan Army for meddling for so long in politics. I mean, it's actually a case of that Frankenstein monster कि जिसको आपने बनाया. तो ये इसके बाद भी अगर ये सीख जाएं, आई थिंक बड़ी बात होगी सर. बहुत बड़ी बात होगी. बट उससे कम आप तो सीख जाएं. सर एक लास्ट क्वेश्चन. जितने भी लोग इन्वॉल्व थे 9th मई के इंसिडेंट में, उनका सबका मिलिट्री ट्रायल जो वो जैक ब्रांच जो होती है आर्मी की, उसमें वो कर रहे हैं, एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझे ये बताइए कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए? प्रिंसिपली डू यू एग्री विद इट? सेकेंडली, वो कहावत है कि मिलिट्री में एक चीज़ ये है कि मिलिट्री जस्टिस इज़ टू जस्टिस व्हाट मिलिट्री म्यूज़िक इज़ टू म्यूज़िक. तो आई मीन व्हाट डू यू फील कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री, बिकॉज उसमें बच्चे भी हैं, यंग स्टूडेंट्स, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, देन दे आर वुमेन लाइक खदीजा शाह एंड ऑल दीज पीपल. सो डू यू थिंक कि इनका ट्रायल होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट में? प्रिंसिपली तो नहीं होना चाहिए. माई इमीडिएट रिएक्शन इज कि प्रिंसिपली मिलिट्री कोर्ट्स आर फॉर मिलिट्री पीपल बिकॉज यू होल्ड देम टू अ डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी. लेकिन फिर वो वही ईमानदार जजेस के हाथों भी तो मजबूर हैं. नहीं, अब देखिए यही प्रॉब्लम है. सो सी हैविंग सेड दैट, इनके लॉ में तो है, आई एम फॉरगेटिंग 52 का कुछ है, फिर इमरान खान के दौर में खुद ही कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे. 1952 आर्मी एक्ट. So and they were for terrorists and all. So abhi the point is this, that when you assault military institutions, why should you not be, I'm just debating with you, why should you be not held accountable by military standards of justice? उसमें होगा क्या? It will be faster. अब आप कहते हैं it is like military music, but it may also be just. सिविल में क्या होगा? वो हथकंडे शुरू हो जाएंगे दुनिया भर के, ये डिले वो डिले, एंड जस्टिस विल नॉट बी डन. एंड हाउ डज यू लुक एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट? इट हैज़ बीन, इट्स सिटाडेल हैज़ बीन हिट, इट मस्ट रिस्पॉन्ड. जब लंदन वगैरह में राइट्स हुए थे कुछ दिन पहले, दे आल्सो सेट अप स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल सिविल कोर्ट्स, बट दे मूव फास्ट. सो आइदर यू डू दैट, बट trial must be swift. It cannot be that same delayed trial because the message has to go. And here the message must principally go to these masterminds. See, Khatija Shah is more guilty than वो जो आप दूसरे कह रहे हैं, उनका कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर यूथ विंग का जिसको पता नहीं था. खदीजा शाह, शी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ आसिफ नवाज. क्या आपको नहीं पता था? You used your privilege to do all this. And that is more condemnable. And she was demanding कि let us go. Why are we wasting time here? Wasting time. And the other issue is, see, look at some signs of wisdom. Asif Zardari is arguing कि नहीं होना चाहिए. And some people are saying that Asif Zardari in the long term has proved to be the wisest amongst politicians. He is the only politician in Pakistan. अब वो 10% वगैरह का पता नहीं, but he is the most. So मैं तो along with that 10%, he is the wisest. He is the only. He is wisest. He is the only politician. So he is saying कि even Imran Khan, I'm told he tried to persuade Asim Munir, but ये माने नहीं. But अब जो लग रहा है, this seems to be the most credible. जो मैं अभी सुन के आया था कि शायद Qureshi, Mohammad Qureshi, Shah Mahmood Qureshi, he's taken the message from the establishment, told Imran yesterday कि आप एक press conference कीजिए, आप माफ़ी मांगिए and go out. Because if you stay here, this will be the most graceful exit to you. For what he has done, if he gets this exit route out, Imran should be grateful. Yes. For what he has done. I mean, there is still some sense in Pakistani politics अगर उसको बाहर निकलने देते हैं with this, at least with an apology, and go out. Because if he stays, there is no option but to try. And there, for the kind of stuff that he has done, military courts, in
principles, why they should not be used, because they will become a political tool thereafter. सबको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करो, जैसे वो जुल्फिकार के साथ किया था, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री पीपल. But considering that these circumstances were absolutely unusual, they were, they're not routine circumstances. If justice has to be swift, it must be done. और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने मिलिट्री जस्टिस म्यूजिक की बात की. Actually, you'll be surprised that military justice is pretty fair. It is not as ad hoc as people think they are. अगर आप देखें वो GCM वगैरह की, वो they are pretty fair and they are swift. कम से कम ये तो नहीं है जो सिविल में होता है कि साहब रिटायर हो गए 10 साल बाद पेंशन काट रहे हैं, ये काट रहे हैं बिकॉज ऑफ डिलेज इन जस्टिस. सो स्विफ्टनेस हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस. और इतना बुरा हाल, इट्स नॉट लाइक म्यूजिक, बिकॉज आई जस्ट वांट टू से, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑफ देम, इतना दे आर स्लाइटली एड हॉक, मोर फास्टर. That is also a pretty deep system of swift trials, and sometimes they are very just. Many people have been let off. ये भी तो यही है. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू, ग्रेट प्लेजर. आई होप सर कि हम जल्दी फिर मिलेंगे. बिल्कुल मिलेंगे. And let us come to an agreement की at least once a month. बिल्कुल. At least once a month का वादा है. ठीक है ना? पक्का. And I'm also told you are reviving your English channel. उस पे. Yes sir. Next हमारा वीडियो सर उसी पे होगा. So thanks a lot, Vaibhav, and I enjoyed this greatly. And दोबारा to your viewers, my good wishes and शुभकामनाएं. Thank you sir.